यानी कि किसी नज़म की कौन सी इक़साम है या नसर में कौन कौन सी इक़साम है। काफ़ी अहम टॉपिक है आपका, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। सबसे पहले जो है, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ज़बान के बारे में बताऊंगी कि ज़बान क्या है। ज़बान वो उज़ू है जिसके ज़रिए हम बोलते हैं या हमारी ज़बान से निकलने वाले वो अशारात और आवाज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपने पैगाम को दूसरे तक पहुँचाते हैं। यानी ज़बान क्या हो गया, एक वसीला, एक ज़रिया, एक तरीका जिसके ज़रिए हम अपने एहसासात ख़यालात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो ज़बान हो गई राब्ते के ज़रिया, यानी ज़बान की वजह से इस दुनिया में चहल-पहल है। ज़बान की वजह से हम अपनी तहज़ीब-ओ-तमद्दुन की हिफ़ाज़त करते हैं। ज़बान की वजह से हम अपने ख़यालात व अफ़कार को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो ज़बान के बारे में एक बहुत मशहूर मिसल है या मिसाल है चेकोस्लोवाकिया की कि एक नई ज़बान सीखो, एक नई ज़बान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड गेट अ न्यू सोल। ये जनाब ज़बान के बारे में है कि जैसे-जैसे आप मुख्तलिफ ज़बानें सीखते जाते हैं, तो आपके अंदर नई तहज़ीबें और नई रूह कायम होती जाती है। अब हमारी ज़बान है उर्दू, तो उर्दू के बारे में पढ़ाने से पहले, उसकी इक़साम के बारे में पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उर्दू का ख़ानदान कौन-सा है, यानी उर्दू का ताल्लुक किस ज़बान से है। तो उर्दू जो है, उसको हिंद-यूरोपी ख़ानदान की ज़बान कहा जाता है। हिंद-यूरोपी यानी बरसगीर पाको-हिंद से, यानी हिंद में, बरसगीर पाको-हिंद में यानी हिंदुस्तान में जो ज़बान बोली जाती है, उसका लिंक जब हुआ यूरोप से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आई, तो हिंद-यूरोपी ज़बानों का ख़ानदान जो है वो उर्दू का ख़ानदान है। अब उर्दू के ख़ानदान के जो चंद मशहूर ज़बानें हैं, उनका नाम क्या होगा? सबसे पहली ज़बान है अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फ़ारसी, पश्तो, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, बंगाली। ये सब की सब ज़बानें जो हैं, हिंद-यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उर्दू के ख़ानदान की ये चंद ज़बानें थी। उर्दू का ख़ानदान है हिंद-यूरोपी ख़ानदान। ज़बान और अदब का क्या ताल्लुक है? ज़बान अदब से क्या ताल्लुक रखती है? अब देखें, मैंने कहा जो हम बोलते हैं वो होती है ज़बान, जो हम अपने ख़यालात व एहसासात का इज़हार करते हैं वो होती है ज़बान। अब अदब क्या है? अगर हमने अपने जज़्बात, अपने ख़यालात, अपने एहसासात को खूबसूरती से ज़ाहिर किया, उनको एक लतीफ़ पैराए में बयान किया, तो वो हो जाएगा अदब। चूँकि वो खूबसूरती से ज़ाहिर किया गया है, तो दूसरे के दिल पे वो असर करेगा। तो अदब जो होता है, वो किसी भी ज़बान की दौलत होती है, ट्रेज़र होता है, वो किसी भी ज़बान का असासा होता है। अब डॉक्टर इबादत बरेलवी क्या कहते हैं कि इंसान के जज़्बात और एहसासात में जो मौजें बराबर उठती हैं, जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, इसी तरह इंसानी जज़्बात और एहसासात में मौजें उठती हैं। तो उन मौजों को जब खूबसूरत अल्फाज का जामा पहनाते हैं हम, तो वो अदब कहलाता है। ये डॉक्टर इबादत बरेलवी ने कहा था अदब के बारे में। तो अदब जो होता है, उसकी कितनी इक़साम है? क्योंकि हमने असनाफ़े नस्र व नज़्म पढ़ना है। यानी सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ज़बान क्या है? ज़बान के 2 हिस्से हैं, अदब और गैर अदब। अब अदब के पार्ट्स या अदब की इक़साम हमने पढ़नी है, तो अदब की 2 इक़साम है, शायरी और नसर। अदब की 2 हिस्से हैं, 2 इक़साम हैं, 2 पार्ट्स हैं, शायरी और नसर। यानी अदब को जब हम तक़सीम करेंगे, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, शायरी और नसर में। अब शायरी क्या है? शायरी में आपकी नज़्म और ग़ज़ल। सबसे पहले इसके 2 हिस्से होंगे, नज़्म और ग़ज़ल। नज़्म में आपकी हमद, नात, मनक़बत, मसनवी, मख़मस, मुसद्दस आ जाएगा। और नसर में आपका गैर अफ़सानवी और अफ़सानवी
अदब आ जाएगा। अब अफसानवी में यानी फिक्शन में आपके क्या हो गए, ड्रामा, अफसाना, नावल, दास्तान, और गैर अफसानवी में हो गया आपका इंशाइया यानी छोटे छोटे पैराग्राफ, सफरनामा, आपकी रुदात, आप बीती। अब शायरी में हमने नज्म, गजल इनको पढ़ना है, और नसर में जो उसकी इकसाम है उनके बारे में हमने आज जानना है। अब सबसे पहले शायरी थी, तो शायरी है क्या? शायरी है कि अल्फाज या जुमलों का ऐसा तसलसल जिसमें आहंग या रिदम पाया जाए, यानी हर फिक्रे में एक लय हो, एक आहंग हो, एक रिदम हो। नसर और शायरी में फर्क ही सिर्फ ये है, नसर में लय आहंग नहीं पाया जाता, लेकिन शायरी में लय और आहंग पाया जाता है। और ज़बान व अदब की इकसाम में बता चुकी हूँ कि शायरी की दो इकसाम है, नज़म और गज़ल, और उसकी आगे। अब सबसे पहले मैं गज़ल के बारे में बताऊंगी कि गज़ल क्या होती है और इसके कितने हिस्से हैं, कितनी इकसाम है। तो गज़ल की तारीफ करते हैं, यार से प्यार की बातों को गज़ल कहते हैं, जुल्फ़ और रुखसार की बातों को गज़ल कहते हैं। अब अगर गज़ल के लुग़वी मानों पे गौर करें, लुग़वी मानी यानी जो लुग़त में लिखे हैं, गज़ल के लुग़वी मानी है कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो गज़ल एक ऐसी सन्फ़े शायरी है जिसमें हम औरतों से बातें करते हैं या औरतों के मुतल्लिक बयान करते हैं। अब औरतों के मुतल्लिक क्या बयानात होंगे, यानी हम उसमें वारदाते इश्क या इश्क की मुख्तलिफ कैफियत के बारे में बताएंगे। अब गज़ल को एक और गज़ल का मानी भी है कि गज़ल उस चीख को कहते हैं जब जंगल में शिकारी शिकार करने जाते हैं तो हिरन के मुंह से जो वो दर्दनाक आवाज निकलती है, वो चीख निकलती है जब उसे शिकार किया जाता है, तो उसको गज़ल करते हैं। तो गज़ल एक ऐसी सिन्फ़े शायरी होगी जिसमें शायर अपने दुख और रंजो अलम का भी इजहार करेगा। इस्तिलाही मानी क्या होंगे? लुग़वी मानी तो आपने देख लिए। इस्तिलाही मानी वो होंगे कि गज़ल वो सन्फ़े नज़म है, नज़म की एक किस्म है जिसमें हर शेर, गज़ल के 4, 5, 6 शेर हैं, तो हर शेर जो है उसमें एक अलग मौज़ू होगा। नज़म के हर शेर में अलग मौज़ू नहीं होगा, नज़म एक ख़्याल को रिपीट करेगी। गज़ल में क्या है कि हर शेर में एक अलग मौज़ू होगा, एक मुकम्मल मज़मून होगा। अब चाहे उसमें हम इश्क-ओ-आशिकी की बातें कर लें, चाहे उसमें इश्क़ मजाज़ी को डिस्कस कर लें, मजाज़ी यानी मजाज़ का इश्क, जैसे अभी मैंने औरतों का इश्क कहा है, जैसे महबूब का इश्क, और या इश्क़ हकीकी को बयान कर दें। तो गज़ल में इश्क-ओ-आशिकी के अलावा बाकी मज़ामीन या मौज़ूआत को भी पेश किया जा सकता है। अब गज़ल का आगाज़ कहाँ से हुआ? गज़ल का आगाज़ हुआ फ़ारसी ज़बान से, जिसका बाज़ लोग कहते हैं कि इसका सुराग अरबी से भी निकला, लेकिन गज़ल का आगाज़ फ़ारसी ज़ुबान से हुआ। क्योंकि अरबी से इसलिए कहते हैं कि अरबी में कसीदा जो है, उसके तशीब नामी हिस्से में गज़ल की इब्तिदा हुई। तो गज़ल औरतों से बातें करना, गज़ल फ़ारसी से शुरू हुई, गज़ल जिसका हर शेर अलग मज़मून रखेगा, गज़ल जिसमें इश्क़ मजाज़ी भी हो सकेगा, जिसमें इश्क़ हकीकी भी हो सकेगा, गज़ल जिसमें रिदम होगा। अच्छा, उर्दू गज़ल के बारे में कहा जाता है कि इसका सबसे पहला नुमाइंदा शायर, मैंने क्लासिकी शायरी में बताया था, वली दखनी था। इससे पहले दक्कन के इससे वली दक्कनी से पहले भी बहुत से शायर थे जिनके यहाँ गज़ल मिलती है, जैसे कली कुतुब शाह, नसरती, गवासी, मुल्ला वजी। लेकिन वली दक्कनी ने बाकायदा गज़ल का आगाज़ किया। अब जदीद दौर में जो ज़्यादा मशहूर हैं गज़ल के शायर, इकबाल, हसरत मोहानी और कलीम आजिज़, इनके यहाँ मुसलसल या तसलसल गज़ल का पाया जाता है। अब हम गज़ल को जान गए कि गज़ल क्या होती है, तो गज़ल के अज्जा या गज़ल के हिस्से या गज़ल किन चीज़ों से मिलकर बनती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था शायरी की तारीफ में कि शायरी में लय होती है, आहंग होता है। तो गज़ल में लय या आहंग या रिदम को बहर कहते हैं। उसके बाद काफ़िया होता है, रदीफ होता है, मतला होता है और मक्ता होता है, तब गज़ल बनती है।
तो गजल के 5 अज्जा हैं, बहर, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता। बहर क्या होती है? बहर जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आहंग और रिदम से तरतीब पाती है। गजल हो या नज्म, बहर का, रिदम का, आहंग का होना जरूरी है। आप जरा थोड़े से अपने जहन को पीछे लेके जाएं। जब मैंने ये स्लाइड शुरू की थी, ये वाला लेक्चर शुरू किया था, तो बताया था कि शायरी नाम है लय और आहंग का। तो चाहे गजल हो चाहे नज्म हो, उसमें रिदम और बहर का होना जरूरी है। उर्दू में 17 या 18 मरविज बहरे हैं, मुरविज बहरे हैं जिससे शायरी की जाती है। काफिया, एक स्लाइड में अदबी इस्तिलाहात में मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, फिर भी रिपीट करवा देती हूँ कि काफिया कफू से निकला है। कफू का मतलब होता है पीछे चलने वाला। तो इस्तिलाह में एक जैसी आवाजों को काफिया कहते हैं। जैसे नाज की उसके लब की क्या कहिए पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो पंखड़ी अंखड़ी यानी उससे जो मिलता जुलता होगा वो काफिया होगा। रदीफ, रदीफ किसी सवार के पीछे कहने वाले को कहते हैं। काफिए के पीछे जो आएगा, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो की सी सेम वर्ड जो एक जैसे होते हैं, जो गजल के आखिर में हूबहू दोहराए जाते हैं और रदीफे इजाफी होते हैं, उनको रदीफ कहते हैं। शेर, शेर का एक मिसरा फर्द कहलाता है, दोनों मिसरे मिलके शेर कहलाते हैं। गजल कम से कम 3 शेर होने चाहिए। 2 शेर हुए तो वो कथा हो गया गजल। कम से कम 3 या 3 से ज्यादा इशार से मिलकर बनती है, जिनकी बहर यानी उनकी लय आहंग एक होती है और काफिया रदीफ भी सेम होते हैं। एक शेर के दोनों मिसरों में एक ख्याल होता है, अगले शेर में अगला ख्याल होता है, उससे अगले शेर में अगला ख्याल होता है। तो गजल का हर शेर अलहदा ख्याल रखता है। एक गजल के अगर 5 शेर हैं तो उसमें 5 ख्यालात पेश किए जा सकते हैं, यानी मजमून के लिहाज से हर शेर दूसरे से जुदा है। अब नसर, नसर क्या है कि बेहतरीन अल्फाज को सादा मगर उम्दा तरीके से बयान करना। बेहतरीन अल्फाज को सादा मगर उम्दा तरीके से बयान करना नसर कहलाता है। नसर में लय आहंग नहीं पाई जाती, लेकिन उसमें जुमले की साख्त को देखा जाता है, जुमले को मियारी अंदाज में लिखा जाता है। तो असनाफे अदब या नसर की कितनी इकसाम होंगी? नावल एक दास्तान से बाद वाली चीज है। नावल काफी बड़ा जिसके डिफरेंट प्लाट होंगे, जैसे मैंने आपको फसाना आजाद करवाया था। उसके बाद नावलेट होता है जो नावल से छोटा होता है। अफसाना होता है, फिर अफसानचा जो बिल्कुल छोटा होता है। तनकीद, कालम, नसर, खाका, इंशाया। कहानी, किस्सा, ड्रामा, फिल्म, पैरोडी, सफरनामा, सवाने हयात, ये सब के सब नसर के हिस्से हैं। हम पढ़ रहे थे शायरी, तो शायरी में गजल मैंने आपको करवा दी। उसके बाद अगला हिस्सा है नज्म। तो नज्म के कितने हिस्से हैं? नसरी नज्म, नज्म मारा, आजाद नज्म, गजल, गीत, शेर, कथा, रुबाई, सिहरा, मुसद्दस, मखमस। जी, अभी तक गजल के बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर ले लीजिएगा। अगला टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये कुछ स्लाइडें डाली हैं मैंने, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, आपने ये खुद रीड आउट करनी है। ये क्वेश्चंस हैं जो गजल के बारे में आपसे एमसीक्यूज की सूरत में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने खुद एक दफा देखने हैं, लाजमी देखने हैं। अब हम पढ़ रहे थे नज्म। नज्म मैंने बताया था कि उसमें लय और आहंग सेम होती है। इसके अलावा मौजू और हैयत के एतबार से उसमें कोई पाबंदी नहीं होती। अब इसकी मिसाल क्या है कि हमारे यहाँ जो है नज़में वो मसनवी और गजल के अंदाज में लिखी गई हैं। नज्म की कितनी इकसाम है? नज्म की 10 बुनियादी इकसाम है। पाबंद नज्म, नज्म मारा, आजाद नज्म, नसरी नज्म, यक मिसरी नज्म। अब सबसे पहले है पाबंद नज्म।
नज्म की ये वो किस्म होती है जिसमें पाबंदी लगाई जाती है। किस चीज की पाबंदी लगाई जाती है? रदीफ, काफिया और बहर की पाबंदी होती है। इसके मुकर्रर वजन होते हैं, उन औजान से हम नहीं निकल सकते। इसमें मौजुआत की कैद नहीं होती, लेकिन अशार की तादाद और मौजू पर पाबंदी नहीं होती। पाबंदी किस पर होती है? रदीफ पे, काफिया पे, बहर पे। और 4 शेरों पर मुश्तमिल नज़म भी कही गई है, जो कि है पाबंद नज़म। अब नज़म मारा की रवायत अंग्रेजी शायरी से मुंतकिल हुई। इसको गैर मुख्फा नज़म भी कहते हैं। नज़म मारा से मुराद वो है कि जो कुछ पाबंदियों से आजाद हो। तो अब्दुल हलीम शरर और मौलवी अब्दुल हक के मशवरे से नज़म मारा उर्दू में शुरू हुई। अब उर्दू में नज़म मारा ऐसी सनफ़े शायरी को कहा जाता है जिसमें मिसरों की वजन जो होता है उसकी पाबंदी होती है, लेकिन काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती। मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक नज़म मारा लिखी थी, जगराफिया तबी की पहेली। तो वो जरा हम पढ़ते हैं। हंगामे हस्ती को अगर गौर से देखो तुम, हर खुश्क तर आलम संत के तलातम में जो खाक का जर्रा है या पानी का कतरा है, हिकमत का मुरक्का है जिस पर कलमी कुदरत अंदाज से है जारी और करता है गुलकारी। एक रंग के आता है 100 रंग दिखाता है। देखें, गजल जो होती है उसके हर दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ सेम होता है। इसको गौर से देखें, पहले में रदीफ सेम है, दूसरे में काफिया सेम है, आलम और तलातम, तीसरे में जरा और कतरा है, चौथे में रदीफ और काफिया नहीं है, आगे फिर काफिया है, जारी और गुलकारी। तो नज़म जो है उसका सिर्फ वजन जो है, नज़म मारा का सिर्फ वजन बराबर होता है, काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती। ये मोहम्मद हुसैन आजाद की नज़म है। अब आजाद नज़म, अब इसमें काफिया और रदीफ भी आजाद होता है और वजन की पाबंदी और बहर की पाबंदी भी नहीं होती। 19वीं सदी में इसका आगाज हुआ। सबसे पहली आजाद नज़म 20वीं सदी के शुरू में, 19वीं सदी के आखिर में इसका आगाज हुआ था, 20वीं सदी के शुरू में मोहम्मद इस्माइल मिठी ने कही थी। इसके अलावा तसद्दुक हुसैन खालिद, नून मीम राशिद, मीरा जी आजाद नज़म कहने वाले उर्दू शुरा के सरखील माने जाते हैं। यानी ये उनके इमाम हैं, आजाद नज़म में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। कौन कौन मशहूर है? तसद्दुक हुसैन खालिद, नून मीम राशिद, मीरा जी और इस्माइल मिठी ने शुरू की थी आजाद नज़म। नसरी नज़म, जिसमें काफिया रदीफ बहर की जरूरत नहीं होती, अलबत्ता वजन जरूरी होता है। अब ये नज़म के बारे में एमसीक्यूज हैं, ये आपने खुद देखने हैं। जैसे ये एक उन्होंने कहा है कि आजाद नज़म की मिसाल दें, तो नन्ही लड़की साहिल से इतने नजदीक, रेत से अपना घर ना बना, कोई सरकश मौज इधर आई तो तेरे घर की बुनियादें तक बह जाएंगी, सारी उम्र उदास रहेगी। परवीन शाकर की ये नज़म है। नज़म का नाम था मशवरा। जी, अब गजल आप पढ़ चुके हैं, गजल पढ़ चुके हो और नज़म पढ़ चुके हो। तो गजल और नज्म में फर्क क्या है? नज्म जो होती है, गजल का हर शेर जुदा गाना होता है और फी नफ्सा मुकम्मल होता है, यानी हर शेर में अलग मजमून होता है। गजल के पूरे सारे शेरों में एक ही मजमून होता है कि मौजू एक टॉपिक होता है, नज़म उसी पे घूमती है। और गजल के हर शेर में मौजू या मजमून चेंज होता है। अब फारसी और उर्दू जुबान में गजल कहने वालों के मशहूर शायर जो हैं वो हाफिज शिराजी, वलीद दक्कनी, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, दाग देहलवी, हैदर अली आतिश, जानिसार अख्तर, ख्वाजा मीर दर्द, जॉन एलिया, फैज अहमद फराक, गोरखपुरी, ये सबको आप जानते हैं। अब नज्म और गजल आपने देख ली। अगली सनफे शायरी थी गीत। गीत क्या होती है कि गीत
सुरों की एक ऐसी लहर होती है, यानी वो सुर होते हैं, लहर होते हैं में होते हैं और उनमें इंसानी आवाज अपना पेचो-खम शामिल कर देती है और गीत के बोल गाए जाते हैं, जो इंसानी क्या कहते हैं कानों को महसूस करते हैं। इसके अलावा इसमें आलाते मौसीकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। गीतों के बारे में आप सब जानते हैं। शेर क्या होता है कि शेर मुकर्रा वज़न और बहर में लिखी हुई तहरीर शेर कहलाती है। अकेला एक मिसरा जो होता है वो फर्द कहलाता है। 5 या 6 शेरों से मिलके गज़ल बनती है, 4 शेरों से मिलके आगे मैं बताती हूँ आपको। शेर की जमा को अशआर कहलाते हैं। एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। पहले मिसरे को मिसरा अवला और दूसरे मिसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जैसे शेर की मिसाल है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये मिसरा अवला होगा। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये मिसराए सानी होगा। और ये शेर की एक मिसाल है। अब 2 शेर हो गए। आप देखें शेर मैंने बताया है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ऐसे 2 शेर या 4 मिसरे मिल आवाज आ रही है ना, स्लाइड शो हो रही। अगेन कॉल ड्रॉप हो गई थी। अब कोई एक पर्सन मुझे बता दे कि मेरी वॉइस क्लियर है। जी मिस अदीला, आप ही बता दें मुझे। माइक सबके ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मिस नगीना। जी वालेकुम अस्सलाम। साइदा, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी क्लियर आ रही है आपकी वॉइस। अब जरा मुझे बताइएगा कि मैं किस स्लाइड पे ड्रॉप हो गई हूँ, ताकि मैं वहीं से शुरू करूँ। मैंने तो खुद अभी ज्वाइन किया है, हो नहीं रहा था। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट में से कोई बता दे मुझे, ये यहीं पे ड्रॉप हुई थी ना? जी मैम अब हो रही है जो। यहीं पे ड्रॉप हुई थी या पीछे थी?
आई थिंक यहीं पे हुई है। थी। ठीक है, बस एक सेकंड जी। कम से कम 2 शेरों के मजमूए को किता कहते हैं। किता की जमा क्या होती है? कितात। अब क्या होता है कि इसमें मतला या मक्ता नहीं होता और इशार की पाबंदी से ये पाक होता है। इसका पहला मिसरा जो होता है वो काफिया और रदीफ से मुज़य्यन होता है और दूसरे मिसरे में लाजमी नहीं है, लेकिन लास्ट वाले मिसरे में होता है। अब मैंने बताया है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ऐसे 4 मिसरे मिलेंगे तो कता बनेगा। अब अगला आपका क्या है? रुबाई। रुबाई जो है ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है 4 के। रुबाई के लुग़वी मानी 4 के हैं। रुबाई की जमा जो होती है रुबाइयात होता है। शायराना मजमून में रुबाई उस सन्फ का नाम है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। सॉरी जी, आज मुझे लगता है कि बारिश की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैंने डिवाइस चेंज कर ली है जी। आप मुझे बता दें कोई कि मेरी वॉइस वगैरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, कोई एक पार्टिसिपेंट मुझे बता दें कि मेरी स्क्रीन क्लियर है। जी मैम, स्लाइड भी शो हो रही है और आवाज भी आ रही है। ठीक है जी, 1 मिनट। इंशाल्लाह अब ड्रॉप नहीं होगी जी। हम रुबाई पे थे। रुबाई जो है अरबी
जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है चार, यानी एक ऐसी सनफे शायरी जिसमें हम चार शेरों में अपना मजमून, चार मिसरों में अपना एक मुकम्मल मजमून अदा कर दे। रुबाई के मुख्तलिफ नाम है, जैसे तराना, दो जुफ्ती, चार मिसरी, दो बैती, बैत शेर को कहते हैं तो उसे दो बैती, और रुबाई का मुजद फारसी शायर रोदकी को माना जाता है। अब सेहरा, सेहरा आप लोगों को पता है कि जब शादी होती है तो शादी के मौके पे जो सेहरे दुल्हा के लिए गाए जाएं, जो गीत दुल्हा के लिए गाए जाएं, तो उनको सेहरा कहते हैं। मुसद्दस, मुसद्दस क्या है? मुसद्दस शेरों पर मुश्तमिल, देखें रुबाई में चार, कते में भी चार, तो मुसद्दस में 6 शेरों पर मुश्तमिल 6 शेर होते हैं। और सबसे मशहूर मुसद्दस मुसद्दस हाली है, जिसे मदो जजरे इस्लाम भी कहा जाता है। अब वासौख्त या वासुख्त भी कहते हैं इसे, वासौख्त है वैसे ये वर्ड। वासौख्त एक ऐसी सनफे शायरी है जो बतौर मुसद्दस भी हो सकती है, तरजीब बंद भी हो सकती है, तरकीब बंद भी हो सकती है। अब ये तरजीब बंद तरकीब बंद क्या होता है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें होता क्या है कि आशिक जो होता है, जो शायर जो होता है, वो महबूब से झल जाता है, उसकी जो बेवफाइयां हैं उससे तंग आ जाता है और जल कर उसकी शिकायत और उसके इश्क की बुराई शुरू कर देता है। किसमें? वासौख्त में। वासौख्त क्या है? महबूब की साथ, यानी मैं उससे बेजार हो गया हूँ, मैं उससे तंग हो गया हूँ, मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। और क्या है शायरी में, महबूब कैसा भी हो, तो जो इश्क करने वाला होता है, जो शायर होता है, जो आशिक होता है, वो कभी भी उसकी शिकायत नहीं करता। वासौख्त में क्या है कि शायर जो है महबूब को जली कुटी सुनाता है। इस वजह से सुनाता है कि वो तंग आके माइल हो जाए और मेरे शिकवों का मुदावा हो जाए। चनाचा वो मुख्तलिफ हीले बहाने करता है, मुख्तलिफ तरीके आजमाता है और महबूब को डराता धमकाता है कि वो वापस मेरे पास पलट आए। रिख्ती, रिख्ती क्या है? रिख्ती का मतलब ये होता है कि मर्द औरत बन के अपनी शायरी का इजहार करे। रिख्ती मर्दों के जरिए औरतों की मखसूस जबान, मुहावरे या रोजमर्रा में औरतों के बाहमी मामलात या जिन्स पर गुफ्तगू जो होती है वो रिख्ती कहलाती है। और रिख्ती जो है वो गजल की हैयत में लिखी जाती है, लेकिन इसका अंदाज गजल से कतन मुख्तलिफ होता है। ये गजल जो होती है उससे मुतजाद होती है। बाज शायरा ने मुस्तजाद की हैयत में भी रिख्तियां लिखी हैं। 19वीं सदी में जब लखनऊ में ऐश का दौरा था, लखनऊ का वो वाला दौर जब अंग्रेज आए थे यहाँ कब्जा करने के लिए, उस दौर की पैदावार है। अब जिन शायरों ने रिख्ती लिखी उनमें यार अली जान साहिब, सादत यार खान रंगीन, मोहसन खान मोहसन और इंशाउल्लाह खान इंशा शामिल हैं। आज ये जो रिख्ती है ये तकरीबन खत्म हो चुकी है। मीर यार अली जान की आज दुश्मन का ना हो, वो ना हो मेरे यार का मिजाज, ए जाने दिल हराम से परहेज किया करे, रहता नहीं काबू में बीमार का मिजाज। मखमस, मखमस 5 मिसरों के वाली एक नज्म है। इसके पहले बंद में 5 मिसरे हम काफिया होते हैं और मुसद्दस 6 वाली, मखमस 5 मिसरों वाली। इसके पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और एक मिसरा जो होता है उनसे बदलाव होता है, जैसे आदमी नामा है। अब ये देखें कि हालत तो ये है कि मुझको गमों से नहीं फराग, दिल सोजशे दरवानी से जलता है यूं चिराग, सीना तमाम चाक है सारा जिगर है दाग है, नाम मजलिसों में मेरा मेरे बेदमाग। एक शेर इसमें मिस हो गया जी। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, वरना फिर हम इल्मुल बदी को शुरू करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज का इल्मुल बदी का हमारा तीसरा क्या कहते हैं पार्ट स्टार्ट होगा। 2 हिस्से हम कर चुके हैं।
तो आज हम 2 सनतें करेंगे और एक सनत के बारे में आप पार्टिसिपेंट में से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, तो वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया है। कोशिश करूंगी कि आपको सीधा भी याद करवा दूं, ये टाइम पे डिपेंड करता है। सनते तजाद, तजाद का क्या मतलब होता है? उल्ट। मुतजाद जैसे जमीन आसमान, जैसे दिन रात, जैसे क्या कहते हैं उल्टा सीधा, ऊपर नीचे। तो सनते तजाद, कलाम में हमने ऐसे अल्फाज लाने हैं जो एक दूसरे का उल्ट हों, जो एक दूसरे की जिद हों। जैसे शबनमो गुल में फर्क इतना है, एक हंसता है एक रोता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल है और कितनी बार इस्तेमाल है? तो हंसना रोना जो है ये सनते तजाद होगा। मीर की एक मसनवी है, बैठे उठते नहीं हैं बामुदर, अब्र रहमत यहाँ की जहमत है। तर हैं जो खुश्क और तरों में हैं, जजर मुद जिसका तफलक जा है। अब उठते बैठते रहमत जहमत तर खुश्क जजर मद, मदो जजर जैसे होता है, ये एक दूसरे के उल्ट हैं। तो कलाम में अगर हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जो उल्ट हों तो वो होगा तजाद। तजाद कहाँ से निकला है? अरबी जबान से निकला है। इसका मतलब क्या होता है कि जिद करना या एक शय का दूसरे शय की जिद में आना, जिद में सामने लाना। तो इल्म बदी की इस्तिलाह में अगर कलाम में हम ऐसे 2 अल्फाज लाएंगे जो एक दूसरे की जिद होंगे तो ये सनते तजाद है। हर पेपर में सनते तजाद के बारे में एक आध शेर लाजमी होता है। अब सनते तजाद को सनते तुकाबुल भी कहते हैं और सनते तबाक भी कहते हैं। सनते तजाद जैसे मैंने अभी बताया है कि जिसमें मुतजाद या उल्ट अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हमने करने हैं जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उल्ट हों, रिफ्लेक्स हों। जैसे चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादस थे, अगर आसानियां हूँ जिंदगी दुश्वार हो जाए। आसानियां दुश्वार, हंसता खेलता, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, जब बोया मुझको होने ने, ना मैं होता, ना होता मैं तो क्या होता, था ना था, होना ना होना। अब एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल दिले अजाब हैं दोनों। तो अब देखो आग और पानी एक दफा सनते तजाद इस्तेमाल कर लिए। तजाद से क्या है, कलाम जो होता है उसमें असर और मानी अफरीनी पैदा होती है, खूबसूरती पैदा होती है। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हार हो जीत हो, खुशी हो या गम, खुश दिली से सभी कबूल करो। लेकिन सुबह शाम हार जीत खुशी गम सनते तजाद 3 दफा इस्तेमाल हो गई है। अब ये यहाँ पे शेर हैं, ये आप लोग मेरे ख्याल में खुद ही पढ़ लीजिएगा, काफी है, मैं एक एक में पढ़ती जा रही हूँ। दिले सद चाक है गुले खंदा, शादियों गम जहां में तवाम है, शादियों गम सनते तजाद। अगला शेर है, खैर और शर को समझ के हैं वो जहर, सांप की जीस्त ही तुझे सम है। ये दर्द का है, खैर और शर। अगला शेर है, हजार मर्तबा बेहतर है बादशाही से, अगर नसीब तेरे कूचे की गुदाई हो, बादशाही गुदाई। हार हो जीत हो, ये भी करवाया है मैंने आपको। रंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ दूं, तुझको पड़ी क्या बुराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ दूं, बुराई अपनी। तजाद एक दफा इस्तेमाल हुई है। गर्मियां सर्दियां बहार खजा, सब मजे इस जहां के देखिए। अब देखिए गर्मियां सर्दियां बहार खजा, तजाद सनद जो है सबसे ज्यादा आसान है, यानी आपने इसमें उल्ट ढूंढना है। असल में हम नामों से घबरा जाते हैं, इस वजह से हमें उनकी समझ नहीं आती। अब एक स्लाइड आपके सामने मैंने शो की है, इल्लत और मलूल। इल्लत और मलूल को समझ लेंगे तो अगली सनद समझ आ जाएगी, उसने दलील, वरना नहीं आएगी। इल्लत होती है काज, यानी वजह, कोई भी काम करने की वजह क्या है। और मलूल यानी उसका इफेक्ट, उसका असर, यानी किसी काम के करने की वजह क्या है और उसका असर क्या होता है। इल्लत यानी हमने शेर में से उसकी इल्लत या वजह ढूंढनी है और उसके नतीजे में क्या हुआ, ये हमें हमारा हो गया मलूल। तो जिस शेर में हमने इल्लत और मलूल ढूंढ लिए वही हुस्न तलील हो गया।
उसने तालील यानी शेर में किसी चीज की कोई वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो, असल इल्लत ना हो। जैसे महबूब ने फूल को हाथ लगाया तो फूल खिल गया, फूल तो नेचुरली खिलता है, लेकिन हमने वजह बता दी कि महबूब का हाथ लगाना उस फूल के खिलने की वजह है। तो हमने ऐसी इल्लत, ऐसी काज बताई जो उसकी असल वजह नहीं, और फूल का खिलना मलूल हो गया कि उसकी वजह से ये हो गया। तो उसने तलील ऐसी सनद जिसमें हम किसी चीज की ऐसी इल्लत या वजह बयान करें जो उसकी असल वजह ना हो। जैसे जब वो शाम को सैर के लिए निकलता है तो सूरज भी शर्मा कर डूब जाता है। अब सूरज डूबता है अपने टाइम पे, हमने गैर हकीकी वजह बयान की कि मेरा महबूब जब सैर के लिए शाम को निकलता है तो उसे देखकर सूरज को शर्म आती है, वो डूब जाता है। तो हमने गैर हकीकी वजह बयान की, ऐसी काज बयान की जिसकी वजह से क्या कहते हैं इफेक्ट में सूरज डूब गया। तो हुस्ने तालील में हमने ऐसी वजह तलाश करनी है जिससे कोई काम वाकया हो। अब ये शायरी की एक इस्तिलाह है, इसकी हकीकी वजह ना हो। हर चीज की दो इल्लतें होती हैं, दो वजूहात होती हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। तो हमने इसमें गैर हकीकी इल्लत को हकीकी इल्लत पर फर्ज करना है। जैसे फूल के खिलने की वजह ये बयान करना कि वो बुलबुल के नगमे पर खुश हो रहा है या हंसी में हंस रहा है। जी, जिस सनद की समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपको आने ही आने हैं। सनत हुस्न तलील की मिसाल क्या है कि जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, तश्ते बला नमूनाए खुल्दे बरी हो गया, सर झुक गया फलक का ये औजे जमी हुआ, खुर्शीद महव हुस्ने हुसैने हसी हुआ। यानी करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन दाखिल हुए तो फलक जो है उसका सर झुक गया और वो जमीन से आ मिला, यानी हमने गए और जो वो सहरा था वो जन्नत खुल्द बरी बन गया। तो किस वजह से बना कि उसमें शाहिदी यानी हज़रत इमाम हसन हुसैन आ गए। तो ये गैर हकीकी वजह है। तो मरसिया में ज्यादा उसने तलील बयान की जाती है। अब देखें, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। यानी इस दुनिया से जो इंसान गए हैं वो जमीन में गए, तो उनमें से कुछ अच्छे इंसान जो हैं वो फूलों की सूरत में जमीन से बाहर आ गए हैं, यानी लाला और गुल की सूरत में, जो कि गैर हकीकी वजह है फूल कुदरत की वजह से। तो ये हुस्न तलील हो गया। अब देखें, जेरे जमीन से आता है जो गुल सो जर बकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। गुल, गुल बाहर आता है, फूल बाहर आता है, सो जर बकफ यानी उसके हाथों में जरदाने होते हैं गुले लाला के। यानी वो जरदाने जो हैं उनका सुनहरी या जरी रंग इस वजह से होता है कि कारून ने जो खजाना जमीन के अंदर लुटाया था वो सोने के रंग में बाहर निकल रहा है। तो ये गुले सो जर बकफ एक हुस्न तालील हो गया। अगला क्या है कि बेसबब जलजलाए आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। कि जमीन के अंदर जो है कोई बेताब मर गया है तो वो अपने दुखों गमों पे अभी भी तड़पता है, उसकी वजह से जलजला आ गया है। प्यासी जो थी सुपा खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। कि फरात के किनारे जो 3 दिन हजरत इमाम हुसैन की फौज प्यासी थी, इसकी वजह से फरात का पानी जो था वो किनारों से उछल उछल के आना चाहता था ताकि वो सिपाह या वो सिपाही उसे पी ले। सजदा शुक्र में है शाखे समरदार हार एक, देख कर बागे जहां में कर्मे अजवजल। यानी अल्लाह ताला का करम देखकर हर शाख जो है वो जमीन की तरफ झुक के सजदा कर रही है। और शाखें कब झुकती हैं? जब उनपे समर लगाओ, उनपे फल लगाओ। तो जो उसकी गैर हकीकी वजह है वो बयान की। जी, ये आपने सारे शेर खुद देख लेने। अब ये एक स्टूडेंट ने कहा था कि सनते मकरे शायराना बता दें। जी, ये बहुत पुरानी किस्म है सनत की, कम इस्तेमाल होती है। मकर का मतलब होता है फ्रेब, धोखाधड़ी, उल्टी चाल चलना। तो मकरे शायराना एक बात कहने का ऐसा अंदाज है जिसमें शायर मकरो फ्रेब देता है, यानी अपने मुखातब को बात पर्दों में 100 पर्दों में डालकर देता है। यानी कलाम में ऐसी बात कही जाती है जिसका मकसद कुछ और होता है और जाहिर कुछ और होता है। शायर महबूब
तो किसका भला होता है? वो आशिक का ही भला होता है, यानी दर हकीकत अपना फायदा चाह रहा होता है। अब देखें, कोई ऐसी बात कही जाए जिसका असल मकसद कुछ हो और जाहिर कुछ हो, जैसे महफिल में तुम अगयार को जर दीदाए नजर से मंजूर है, पिन्हा ना रहे राज तो देखो, कि जो अगयार हैं उनको गौर की नजर से ना देखो, अपने राजों को पिन्हा रखो। हालांकि महबूब ये चाह रहा है कि आशिक ये चाह रहा है कि मेरा महबूब किसी की तरफ ना देखे मेरे अलावा। जैसे इसके लिए अब मैंने तशरीह डाल दी है कि वो तुम चोरी चोरी मेरे नकीबों को ना देखो, इससे तुम्हारी बदनामी होगी और तुम्हारा रसवाई होगी। देखना है तो शौक से मुझे देखो। तो फायदा किसका हो गया? आशिक का। एक और शेर यहाँ मैंने डाला है कि सर पर रखा इमामा सरदार हक शनास, पहनी कबाए पाक रसूल फल के एहसास। जो बात आपने समझ क्या कहते हैं जहन में बिठानी है, वो ये बतानी है कि मकर फरेब यानी जिसमें अपना फायदा हो और चालबाजी से ये दिखाया जाए कि ये मेरे महबूब का फायदा है, तो वो होता है मकरे शायराना। इसकी एक और किस्म भी है। अच्छा, जो मोमिन खां मोमिन है, इनको जिया बदयूनी ने, बदयूनी यून के रहने वाले थे, इनको मकरे शायराना का नाम दिया है। क्यों? इनके हर शेर के बारे में हमें पता नहीं चलता कि ये इसके हकीकी पे है या इसके मजाजी पे है। ये वो शायर है मोमिन जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दें तो मैं अपना पूरा दीवान जो है वो मोमिन को दे दूंगा। वो शेर क्या था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसकी तशरीह हम कर ही नहीं सकते। तो पहले शायर ये कहना चाहता है, ये मकरे शायराना की एक मिसाल है कि जब महबूब मेरे ऊपर आता है तो मेरे हवासों पे महबूब ही होता है। इसके हकीकी पे भी ले सकते हैं, इसको इसके मजाजी पे भी ले सकते हैं। अब यही शायराना मकर की एक और इससे भी पुरानी किस्म है जिसे कह मकरनी कहते हैं। कह मकरनी या मकरनी क्या मतलब है? कि कह कर बात से मुकर जाना, कह मुकरनी। मखसूस तहरीर है, मोमिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। इसकी मिसाल भी एक मैंने डाली थी, वो आवे तब शादी हुई, उस बिन दूजा और ना कोई, पीठे लागे वाके बोल, ए सकी साजन न सकी डोल। यानी पहले 3 मिसरों में वो लग रहा है कि अपने महबूब के बारे में बात कर रही है, आखिरी मिसरे में वो कहती नहीं वो डोल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। हालांकि बात वो अपने महबूब के बारे में कर रही होगी। जी, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं अपना लास्ट टॉपिक शुरू करती हूँ। 9 मिनट रह गए। मुझे ये बता दें, आप लोगों ने कसीदा पढ़ना है या नावल पढ़ना है, या मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दूं? आई थिंक कोई नहीं बोलेगा, तो हम कसीदा शुरू कर लेते हैं क्योंकि आपके 3 लेक्चर्स सारे रह गए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीदा कसद से निकला है। कसद का मतलब होता है इरादा, यानी शायरी में जब शायर किसी बात का इरादा कर लेता है, किसी की तारीफ का इरादा कर लेता है, किसी की खुसूसियत बयान करने का इरादा कर लेता है, तो उसको कसीदा कहते हैं। कसीदा जो होता है उसको उतनी ही अहमियत हासिल है शायरी में जिस तरह हमारे क्या कहते हैं जिस्म में, हमारे दिमाग को, हमारे मग्ज को, हराम मग्ज को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह फारसी में कसीदे को चामा भी कहते हैं। मग्ज यानी दिमाग यानी चामा। तो कसीदा जो है वो चामा इसी वजह से कहलाता है कि ये शायरी का मग्ज है, शायरी की इसमें एक इरादा होता है। अब कसीदा, कसीदा अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से निकला है। इस्तिलाही माना क्या है कि ऐसी नज़्म जिसमें किसी बादशाह या किसी सरदार की तारीफ की जाए, इसे कसीदा कहते हैं। उर्दू में कसीदा कहाँ से आया? फारसी से आया है। हैयत के एतबार से ये गजल से मिलता जुलता है। गजल में ये है कि हर मिसरे में अलग अलग मजमून होता है। कसीदा में गजल की तरह शुरू से लेकर एक ही आखिर तक बहर होती है। पहले शेर के दोनों मिसरे और बाकी शार के आखिरी मिसरे हम काफिया ओ हम रदीफ होते हैं। कसीदे में कम से कम अशार, गजल के मैंने बताया था कि 3 से कम गजल नहीं हो सकती, कम से कम शार 3 होते हैं। तो कसीदे के कम से कम अशार की तादाद 19 होती है और से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अब कसीदे के अज्जा, कसीदे के 4 हिस्से हैं, तशबीब, गुरेज, मुद्दा और दुआ।
कुछ लोग जो हैं दुआ के 2 पार्ट करके कसीदे के 5 हिस्से भी बताते हैं। तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर 4 ऑप्शन है तो आपने 4 पे ही टिक करना है। जैसे मैंने बताया था कि सिफ्त के आपने 5 पार्ट लगाने हैं, तो इसके 4 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा तशबीब। तशबीब पहला हिस्सा होता है, ये गजल की तरह होता है। इसमें आशिक शायर जो होता है अपने इश्क की दास्तान या फिजा की रंगीनी या माहौल की खूबसूरती या किसी पे भी कुछ भी बयान कर देता है, ये हिस्सा कहलाता है तशबीब। अगला यानी इसमें इश्क व आशिकी की बात करते हैं, और ये बाकी जो कसीदे का हिस्सा होता है उससे बिल्कुल अलग होता है, अलहदा होता है। गुरेज। तशबीब के बाद कसीदे में गुरेज की मंजिल आती है। गुरेज की ये खूबी है कि इसमें गुरेज का मतलब क्या है कि ममदू यानी जिसकी तारीफ करनी है, यानी बादशाह, उसका जिक्र फितरी और मौजू तरीके से किया जाए। अगला पार्ट होगा मुद्दा। मुद्दा का मतलब होता है तारीफ। मुद्दा सराई यानी तारीफ बयान करना, यानी खूबसूरती बयान करना, यानी उसकी शान में कलाबे बना देना जमीनों आसमान की, उसकी तारीफ में जमीनों आसमान एक कर देना। फारसी में किसी अरब शायर अरबी में किसी अरब शायर को किसी ने कहा था कि मुझ पे एक कसीदा लिख दो, तो उसने कहा था कि तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत हो कि मैं कसीदा लिखूं। तो कसीदा का जो लुग हिस्सा है मुद्दा, उसमें बहुत ज्यादा मुबालगा पाया जाता है, यानी ऐसी खसूसियात और खूबियां जो महबूब में हो, उसमें क्या कहते हैं, महबूब नहीं, बादशाह में या सरदार में होती भी नहीं, वो भी डाल दी जाती है। उसने तलब। इसमें उसने तलब, तलब का हुस्न, यानी इसमें शायर कसीदे का मकसद बयान करता है कि तारीफ करने का मकसद क्या है। जी 1 से 2 मिनट वेट कीजिएगा, अजान है। जी हुस्न तलब में क्या है कि वो इस लिहाज से, इस तरीके से, इस खूबसूरती से ममदू की या बादशाह की या सरदार की तारीफ करता है, अपनी तलब को अल्फाज के ऐसे पर्दे में डाल के पेश करता है कि जिसका शान में कसीदा पेश किया गया उसकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे या उसे बुरा ना लगे, और वो अपने रहम सखावत में आके सखीपन से उसका दामने तलब भर दे। दुआया आखिरी हिस्सा होता है, इसमें वो उसको दुआ देता है, उसकी दराजी उम्र की दुआ देता है, अपनी हालत ज़ाहिर करता है। ये हुस्न तलब और दुआया एक ही चीज़ है। इसीलिए मैंने बताया था कि इसके 4 पार्ट हैं, कुछ लोग इनको अलहदा-अलहदा कर देते हैं, तो मैंने अलहदा भी बता दिए। तो दुआ देता है और अपनी हालत बयान करता है, और अपने लिए जो चीज़ वो माँगना चाहता है माँग लेता है, और इसमें अपना तखल्लुस भी बयान करता है। जी, कसीदा के अशआर की तादाद 19, बाज़ के नज़दीक 17 होते हैं, ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, बाज़ लोग 170 तक पहुँच जाते हैं। किस्में 6 किस्में हैं कसीदा की। सबसे पहले मनक़बत, जिसमें औलिया अल्लाह की सिफ़तें बयान की जाती है। दूसरा हम्दिया, जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान की जाती है। तीसरा नातिया, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की जाती है। बहारिया, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बहार यानी फितरत के मनाज़िर जो हैं उनकी खूबसूरती बयान की जाती है। हिजविया, जिसमें किसी शख्सियत के बुरे पहलू बयान किए जाते हैं, यानी उसकी बदतरीफी की जाती है। और जहां आशू, जिसमें शायर अपनी किस्मत का गिला करता है।
अब ये कसीदा के सवाल जवाब आपने खुद देखने हैं और सारे देखने हैं। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बता दूं आपको। जी, आई थिंक टाइम भी 2 मिनट रह गए हैं। तो इस 2 मिनट में मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछना चाहूंगी आगे बढ़ाने की बजाय। जी, अब मुझे ये बताएं कि आपको नावल सेंड कर दिया जाए या कल आप लोगों ने रीड आउट करना है। अगला नावल वैसे पढ़ाने वाला है मेरे ख्याल में, कल मैं पढ़ा दूं तो फिर ही सेंड करूं। टेस्ट आपका इसी में हो जाएगा। आपको कोई जो मैंने रीड आउट करवाया है उसमें से कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लें मुझसे। जी, शायराना मकर की समझ आई है आपको? जी मैम किरण, आप स्टार्ट करेंगे, लोग नहीं भूलेंगे, बस सुनते रहेंगे। टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ओके, थैंक यू मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप लोग वाकई में मैम सही कह रही हैं कि आप लोग ना बोलते हैं ना कोई जवाब देते हैं किसी चीज़ का। खैर, टेस्ट के हवाले से भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग टेस्टिंग दिया करें ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों कि हमारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब एक स्टूडेंट इंटरेस्ट डेवलप करता है तो एक टीचर जो है वो मोटिवेट होता है और वो और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। खैर, हमारे लास्ट 4 लेक्चर्स रह रहे हैं। 4 लेक्चर्स में से जो 2 लेक्चर्स इस वीक होंगे इंग्लिश के, उनमें हम अपना ग्रामर पोर्शन वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, उसको अपने एंड पे लेके जाएंगे। और जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स होंगे आप लोग लाजमी, अगर वो लेक्चर नहीं भी लेते या मिस कर देते हैं तो आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर देना है, बिकॉज जो उसका टेस्ट होगा वो ग्रैंड टेस्ट होगा, ठीक है। आधा जितना भी पढ़ा है उसका आधा एक दिन टेस्ट होगा और जितना हम लोग कवर कर चुके हैं उसका आधा अगले दिन टेस्ट होगा। तो अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग ग्रैंड टेस्ट देते हैं कैसे देते हैं, दैट डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। खैर, अब हम लोग अपना आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आप लोगों के सामने। तो आप लोगों ने जब मैम ने भी एक बुक सेंड की थी जो कि इसी साल 2022 से रिलेटेड बुक है एजुकेटर्स की, या हम कह सकते हैं कि पीपीएससी के हवाले से 14 स्केल, 15 स्केल एंड 16 स्केल कंबाइन की। तो उसके अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन था अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मैं कवर करवा चुकी हूँ। उसका एक लास्ट एरिया रहता था, दैट इज जो हमारे कॉमन एरर्स हैं, कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो है उसे नहीं जान सकते, उसके बारे में हम नहीं पढ़ सकते, उसको आगे कैरी आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कॉमन एरर्स की तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही कॉमन एरर्स मौजूद होते हैं। देखें, इनके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपने अपने दिमाग के अंदर रखनी है, वो इनको रिमेंबर करना है। ज़्यादा थोड़ी है, 25-25 हैं, और अगर आप लोग चाहें आप इन्हें याद कर सकते हैं और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अलावा दूसरे कोई भी मुबहम या एम्बिगुअस सेंटेंसेस नहीं आते इंग्लिश ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इन कॉमन एरर्स को रिमेंबर कर लें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स ऐसी बताऊं जिसके जरिए ये याद हो जाएं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एरर्स इन यूज ऑफ नाउन्स। जब हम लोग नाउन यूज करते हैं तो भी हम कुछ एरर्स करते हैं, और वो एरर्स क्या होते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन आप देखें, जिसमें लिखा हुआ है वी रिसीव्ड समन्स, ठीक है,
टू अटेंड द कोर्ट। अब जो समन्स है ना ये जमा प्लूरल में यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन जो समन्स है खुतबात या फिर वो जिसे बुलाने के लिए कहा जाता है, समन कॉल की जाती है, तो हमेशा ही प्लूरल में यूज होता है। लेकिन प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे समन्स मिले हैं, हमें मिला एक ही होगा, ठीक है, मिला एक ही होगा, लेकिन क्या है ये प्लूरल सेंस में यूज होता है। इसीलिए हम लोग अगर इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे वी रिसीव्ड अ समन्स टू अटेंड द कोर्ट। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे जो वर्ड समन्स है ये प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है। जैसे अब शीप की बात कर लें तो शीप जो है वो अपना प्लूरल भी खुद ही है। आगे आप ही क्या, their sheep are gazing in the field, grazing sorry, their sheep are grazing in the field। तो यहाँ पे देखें sheeps जो है that is not a word, ठीक है, sheep अपने आप में ही प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, their sheep not sheeps, their sheep are grazing in the field। अब यहाँ पे है his hairs are white, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जो ये हेयर है ये मैं आप लोगों को बता दूं ये सिंगुलर सेंस में यूज होता है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, हिज हेयर इज वाइट। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि उसका जो एक एक बाल है आर वाइट, वो सारे के सारे वाइट हैं, बस उसके बाल वाइट हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंगुलर सेंस में यूज करना है। वी रीड मैनी पोइट्रीज। अब यहाँ पे पोइट्रीज के जो स्पेलिंग है आपके सामने देखें, वो करेक्ट नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, वी रीड मैनी पोइम्स, हम पोइम्स जो है ना वो प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू पोइट्रीज। असलम कैन नॉट सी विदाउट स्पेक्टेकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक चश्मा नहीं होता, चश्मे के दो पार्ट होते हैं, एक आंख के लिए एक दूसरी आंख के लिए, दैट्स व्हाई वी यूज स्पेक्टेकल्स, ठीक है। असलम कैन नॉट सी विदाउट स्पेक्टेकल्स। छठा देखें, द सीनरीज ऑफ सवात आर वंडरफुल। तो यहाँ सीनरीज लगाने की जरूरत नहीं है, सवात के अंदर सीनरी ही आ जाएगी, दैट इज अ सिंगुलर परसेप्टिव सेंस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, जो सीनरी है सवात की इज वंडरफुल, तो आप इसमें क्या करेंगे, सीनरीज की जगह पे सीनरी लगाएंगे। अब है यहाँ पे नसीमाज कोट्स कलर इज रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डबल अपोस्ट्रोफी लगाने के बजाय, क्योंकि ये डबल अपोस्ट्रोफी यूज हो रही है, हम क्या करेंगे, द कलर ऑफ नसीमाज कोट इज रेड। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कॉन्टेक्चुअली भी ठीक हो जाएगा और कंसेप्चुअल वाइज भी ये हमारा सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें डबल अपोस्ट्रोफी यूज करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आठवां, असलम जो है वो क्या करता है जी, लॉस्ट हिज ट्राउजर। अब फिर मैं बता रही हूँ, ट्राउजर जो है उसका कोई एक पाँव तो नहीं होता, पाँव हमारे दो होते हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम ट्राउजर्स यूज करेंगे। असलम लॉस्ट हिज ट्राउजर्स। उसके बाद है द बेबीज लेग इज ब्रोकन। तो मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, अपोस्ट्रोफी की जगह पे अगर आप इसका कंसेप्शन चेंज कर देंगे और इसको कंसेप्चुअली ठीक करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, द लेग ऑफ टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। बेबीज पढ़ रही थी यार, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, ठीक है। 10वां, शाजिया हैज लॉन्ग हेयर्स। फिर दोबारा से हेयर की बात आ रही है, तो मैं बता के आ चुकी हूँ ऊपर भी, ये हमारा सिंगुलर सेंस में यूज होगा, तो हम क्या कहेंगे, शाजिया हैज लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, सॉरी हेयर। ही बॉट 2 डजन्स एग्स। अब देखें 2 लगा रहे हैं हम, फिर डजन्स नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एग्स लगा रहे हैं, ठीक है, 2 डजन एग, ये 2 डजन्स लगा रहे हैं तो हम लोग एग्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ही बॉट 2 डजन एग्स, यहाँ पे डजन्स की जगह पर डजन आएगा और आगे एग्स जो है उसे हम प्लूरल कर देंगे सेंस को करेक्ट करने के लिए। I gave 10 पैसाज to the beggar। अब पैसाज लिखने की तो जरूरत नहीं थी हमें, I give a 10 पैसा पीस to the beggar, या फिर आप लिख सकते हैं I give 10 rupees to the beggar, ठीक है, ये दोनों ही ठीक होंगे। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं I give 10 rupees to the beggar तो ये भी बिल्कुल ठीक है। Do not make a friend with bad boys, ठीक है, डू नॉट मेक आ फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड्स विद बैड बॉयज होगा, क्योंकि बाद में आप बैड बॉयज यूज कर रहे हैं। अगर आप बाद में बैड बॉय यूज करेंगे या किसी के नाम को स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि अली हो गया, अहमद हो गया, तो आप यहाँ पे जो है लगा सकते हैं मेक अ फ्रेंड, ठीक है। अगर आप लोगों ने बाद में बैड बॉयज यानी प्लूरल सेंस यूज किया है तो आप क्या कहेंगे, डू नॉट मेक फ्रेंड्स विद बैड बॉयज, ठीक है।
14th, she has a 50 rupees note. अब यहाँ पे देखें 50 रुपीज नोट जो है उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं शी हैज अ 50 रुपी नोट, क्योंकि नोट एक है। नोट क्या है? एक है। आगे आ रहा है नोट, तो नोट क्या है हमारे पास? वो एक है, 50 रुपए का नोट है। दैट्स वाई वी यूज रुपी। उसके बाद है आई वे अबव 10 स्टोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? आई वे अबव 10 स्टोन। 10 स्टोन आई वे, मतलब मैं वेट करता हूँ अबव 10 स्टोन। स्टोन्स की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। 3 लीटर ऑफ मिल्क a day are enough for you। अब देखें आर की तो जरूरत नहीं थी यहाँ पे लगाने की, क्योंकि यहाँ पे a day आ रहा है। दैट्स वाई 3 लीटर ऑफ मिल्क a day is enough for you आएगा। 5 miles are a long distance। 5 miles is a long distance। तो यहाँ पे ये करेक्ट कंसेप्चुअल सेंस है। आप यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ आप माइल्स ऑलरेडी लगा चुके हैं। 100 पैसाज आर इक्वल टू 1 रुपी, ये अब पहले मैं बता के आ चुकी हूँ। 100 पैसाज इज इक्वल टू 1 की जगह पे आ रुपी लगाएंगे तो ये ज्यादा करेक्ट सेंस साउंड करेगा। उसके बाद है जी 20,000 रुपीज आर अ लार्ज सम। 20,000 रुपीज इज अ लार्ज सम। तो यहाँ पे अब देखिए रुपीज भी लगा रहे हैं आप, फिर आप आर भी लगा रहे हैं, तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे? इसको कंटेक्चुअली करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? रुपीज जो है उसके बाद इज लगाएंगे। द न्यूज आर ट्रू। द न्यूज इज ट्रू। ठीक है, ये ऊपर वाले सेंस में ही आ गया। वी आर हिज सन इन लॉज। वी आर हिज सन इन लॉ। ठीक है, हम हैं इसके सन इन लॉ, तो यहाँ पे लॉज लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। आई हैव मैनी की जगह पे अगर आप मच वर्क लगाएंगे, क्योंकि आप काम की बात कर रहे हैं, आप एक एक्शन परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे अगर मच लगाना है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आफ्ताब इज वीक इन मैथमेटिक्स। अब देखें आफ्ताब इज वीक इन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ आपने क्या लिखना है? आफ्ताब इज वीक इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स कंप्लीट राइट डाउन करते हैं। ही हैज अ सीजर। अब देखें सीजर के दो पेयर्स होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ही हैज अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है। आई एम योर्स ओबीडियंटली। तो यहाँ पे जो योर्स है उसको लिखने का तरीका अपोस्ट्रोफी वाला नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब होता है तुम्हारा, और जो योर्स जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती उसका मतलब होता है आपका। और हम लोग इज्जत के सेंस में इस्तेमाल करने के लिए आपका यूज करते हैं। आई एम योर्स ओबीडियंटली, YOURS, नॉट एनी टाइप ऑफ अपोस्ट्रोफी। चलिए जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कॉमन एरर्स जो हमारे नाउन के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन एरर्स की जो हमारे प्रोनाउन के अंदर है। ठीक है, प्रोनाउन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो वो कहते हैं हु इज इन द रूम? इट इज मी। तो यहाँ पे उसने कौन सी पोजेशन फॉर्म यूज की है? मी वाली। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, इसको कंसेप्चुअली ठीक करने के लिए। ठीक है, हु इज इन द रूम? इट इज आई, मैं हूँ। ठीक है, इट इज मी। पोजेशन को शो करवाएंगे हम, क्योंकि रूम दूसरे पर्सन का है, पोजेशन हमारी नहीं है। दैट्स व्हाई वी यूज ऑब्जेक्टिव आई। माई पेन इज मोर कॉस्टली देन योर्स। ठीक है, अब देखें माई पेन इज मोस्ट कॉस्टली देन योर लिखा हुआ है यहाँ पे। आप क्या करेंगे? आप इसको करेक्ट करेंगे बाय एडिंग एस इन योर। तो हम क्या करेंगे? माई पेन इज मोर कॉस्टली देन योर्स। आई एम योर्स फेथफुली, पहले बता के आई हूँ ऊपर ओबीडियंटली में कि यहाँ पे इस योर्स का क्या मतलब होता है? तुम्हारा, और दूसरे का आपका। तो हम आपका ज्यादा यूज करते हैं आई एम योर्स फेथफुली, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आती। बिटवीन यू एंड आई, ये फर्स्ट जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? यू एंड आई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने पोजेसिव केस यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? बिटवीन यू एंड मी। नन ऑफ दीज टू हैव कम। ठीक है, नन ऑफ दीज टू हैज कम। ठीक है, वो दो जो है हैज कम, आना तो दोनों ने इकट्ठे था ना। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज टू हैज कम आएगा। neither ऑफ देम वर प्रेजेंट। ठीक है, तो ऊपर वाले की तरह ही, जैसे यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज किया है, यहाँ पे भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज होगा। neither ऑफ देम वाज प्रेजेंट। ठीक है, हु डू यू वांट टू सी। हु की जगह पे अगर आप होम लगाएंगे तो ये फिक्रा जो है बिल्कुल करेक्ट सेंस देगा और एक कंप्लीट फ्रेज एंड क्लॉज कंक्लूसिव बनाएगा। ठीक है,
लेट अस टेक हिज लीव, लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मुअद्दबाना अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट अस टेक लीव ऑफ हिम। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। इसकी जगह पे एम आएगा, हु के बाद हम एम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन यूज करना है, ठीक है। Four men were fighting with each others. Four men were fighting with one another. Each other की जगह पे आप one another, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए हम one another यूज करते हैं। These books are for you and she. यहाँ पे देखिए ऊपर वाले फर्स्ट वाले पोजेसिव केस की तरह ही इस्तेमाल होना है। These books are for you and her. तो यहाँ पे पोजेसिव केस शो हो रहा है she की जगह पे। 12वां देखिए, I, you and he will help the poor. तो यहाँ पे क्या होगा, you, he and I will help the poor। यहाँ पे सेकेंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन पहले आया है, ठीक है। आपने इसकी तरतीब याद रखनी है। Either of these boys have stolen my pen. अब आइदर की जगह पे अगर आप आइदर लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आप आइदर लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको और लगाना पड़ेगा। आप नाइदर लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको नॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इफ ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता ही लगता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आइदर के साथ और नहीं है तो आप इसको चेंज कर देंगे एनी में। एनी ऑफ दीज बॉयज हैव स्टोलन माई पेन, ठीक है। वन मस्ट डू हिज ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह पे वन मस्ट डू one's duties, ठीक है, one's duties। anyone can do it if one tries, anyone can do it if one tries, ये गलत है। यहाँ क्या होगा, anyone can do it if he tries, ठीक है। वो उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं ही की, ठीक है। उसके बाद है जी फरहाना एंड रिजवाना लव वन एंड अदर। तो यहाँ पे ईच अदर आएगा, सिर्फ दो लोग हैं, दो लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं। दैट्स व्हाई वी यूज ईच अदर। फरहाना एंड रिजवाना लव ईच अदर। ओनली वन ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। तो यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता के आ चुकी हूँ, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, वाज इस्तेमाल होगा। ओनली वन ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, ठीक है। ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन आई आएगा। सब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को लगाने की कोशिश करेंगे। ही जो है हमारा सब्जेक्टिव है, उसके साथ ही हम आई जो है ऑब्जेक्टिव को चेंज करेंगे। He is one of the teachers who has served the nation. He is one of the teachers who have served the nation, क्योंकि उसने पूरे नेशन को सर्व किया है और जो नेशन है वो प्लूरल है। अब यहाँ देखें क्या होता है जी, I must take your leave, ठीक है। I must take leave of you, यहाँ पे हम मुअद्दबाना अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं। There was no one but I, but me आ जाएगा फिर, ठीक है। There was no one but me. A friend of you came to me, a friend of you came। अब यहाँ पे क्या होगा, a friend of yours, आपका एक दोस्त, came to me, मेरे पास आया। He keeps himself away from school, he keeps away from school। himself लिखने की जरूरत ही नहीं है जब आप उसको away कर रहे हैं पहले ही। अब उसके बाद है यहाँ पे the fish weighs itself 10 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, the fish weighs 10 किलोग्राम, itself लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले myself हम लोगों ने omit किया था, I feel myself unwell। तो यहाँ पे हम लोग myself को क्या कर रहे हैं, omit कर रहे हैं, उसको delete कर रहे हैं। I feel unwell जो है वो ही करेक्ट सेंटेंस सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन एरर्स की जो इस्तेमाल होते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। अब यहाँ पे एडजेक्टिव में कहा गया है कि इट इज बेस्ट हाउस, ठीक है। आप हाउस को क्या कर रहे हो, खास बना रहे हो, खास बना रहे हो, तो आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे, उसके साथ दा लगाओगे, तो क्या हो गया, इट इज द बेस्ट हाउस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एडजेक्टिव बेस्ट को स्पेसिफाई कर दिया आर्टिकल दा लगा के। माई फादर गेव मी अ होल्डर। याद रखिएगा, होल्डर जो है पेन होल्डर होता है, पेंसिल होल्डर होता है, बॉल पेन होल्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ड जरूर आएगा। माई फादर गेव मी अ पेन होल्डर। माई ब्रदर लिव्स इन बोर्डिंग। तो आप क्या कहेंगे, माई ब्रदर लिव्स इन बोर्डिंग हाउस या फिर बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। ही इज जूनियर देन यू।
ही इज जूनियर देन की जगह टू यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्ट कंपैरिजन है और फास्ट कंपैरिजन के लिए हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं। ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। ही बॉट ब्लॉटिंग, बिल्कुल ब्लॉटिंग ऐसा पेपर जो कि ब्लॉट होता है, मतलब जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर चीजें राइट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फोटोकॉपी मशीन में जो पेपर यूज होता है, ब्लॉट पेपर, ठीक है। ही बॉट अ ब्लॉट पेपर या ब्लॉटिंग पेपर। द फोर्ट इज अ वर्थ सीइंग बिल्डिंग। हम क्या कहेंगे, द फोर्ट इज बिल्डिंग वर्थ सीइंग। फोर्थ इज अ बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग है वर्थ सीइंग जो देखने के काबिल है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द टू, तो हम क्या कहेंगे, ही इज द टॉलर बॉय ऑफ द टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के दरमियान में। पूरी क्लास के दरमियान में कंपैरिजन हो तो टॉलेस्ट आएगा, दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी और क्या होगा जी, हमारा टॉलर आएगा, ठीक है। असलम इज माई ओल्डर ब्रदर, तो ओल्डर की जगह पे एल्डर यूज होता है। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल्डर है वो कंसेप्चुअलाइज्ड सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो असलम इज माई एल्डर ब्रदर। इट इज मच फाइन टुडे, तो मच की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, वेरी आ रहा है। इट इज वेरी फाइन टुडे। ईच ऑफ अस हैव अ बुक, ठीक है। ईच ऑफ अस हैव अ बुक, अब देखें किताब कितनी है, एक है, अ बुक, तो यहाँ क्या आएगा, हैज अ बुक। I worked whole the night, देखें सेंटेंस पढ़ते ही गलत लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, I worked the whole night. My family members are not at home, the members of my family are not at home, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। The climate of Lahore is hotter than Islamabad, दो चीजों में कंपैरिजन, ठीक है। हम क्या कहेंगे, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से, देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। रिच शुड नॉट हेट पुअर्स, तो हम कहेंगे द रिच शुड नॉट हेट द पुअर्स, तो यहाँ पे हमने रिच को भी स्पेसिफाई कर दिया, एक अलग चीज बना दिया, एंड पुअर को भी स्पेसिफाई कर दिया। आई हैव नो एनी मनी टू गिव यू, I have no money to give you, any लगाने की आपको जरूरत नहीं है, that is an extra word in this sentence. She, there are few books on the table, there are a few books on the table, तो यहाँ पे a few books आएगा। She put little milk in the jug, she put a little milk in the jug। आप पहले ये little, a little इनकी significance already previous classes के अंदर पढ़ के आ चुके होंगे। What is the last news, तो यहाँ पे आएगा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, व्हाट इज द अपडेटेड न्यूज, तो यहाँ पे आएगा ही हैज मेनी वेल्थ, ही हैज मेनी की जगह पे आएगा मच वेल्थ। इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोइट, इकबाल इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट, ठीक है, एनी अदर पोइट। माई ऑल बुक्स वर ऑन द टेबल, all my books were on the table, that is the correct sequence of the sentence। I am much sorry, I am very sorry। I shall not able to do this sum, I shall not be able to do this sum। He is sick of fever, तो हम क्या कहेंगे, he is ill of fever। अगर आपने ऑफ लगाना है तो आप ill of fever लगाएंगे, या फिर आप अगर फीवर के साथ आप sick लगाना चाहते हैं तो he is sick लगाएंगे, सिंपली इसमें फीवर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट वन आज के आर्टिकल्स के साथ एरर देख लेते हैं। कल हम लोग वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के साथ पढ़ेंगे कॉमन एरर्स। आज का जो हमारा लास्ट है दैट इज कॉमन एरर्स यूज्ड इन आर्टिकल्स। मुस्लिम्स रीड होली कुरान, अब आप देखें होली कुरान एक स्पेसिफिक थिंग है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द मुस्लिम्स एक स्पेसिफिक पर्सन, पर्सनैलिटीज है, तो यहाँ उनके साथ हम क्या लगाएंगे, द, ठीक है। द मुस्लिम्स रीड द होली कुरान। माई फ्रेंड इज अ MA। अब आप लोग देखें, मैंने जब आप लोगों को बताया था आ का एन का यूज, तो मैंने बोला था आप लोगों ने वर्ड को प्रोनाउंस करना है, और जिस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ साउंड से रिलेटेड होगी, उसके साथ हमेशा आपने एन लगाना है। MA को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये बनता है अलिफ ये मीम, स्टार्ट होता है अलिफ से, अ साउंड से, दैट्स व्हाई इसके साथ हम एन लगाएंगे। माय फ्रेंड इज एन MA।
सनराइजेस इन ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट को स्पेसिफाई करेंगे, खास बनाएंगे, इन द ईस्ट आ जाएगा। ही रीच्ड स्कूल इन एन आवर, ठीक है, आर है ये, आर, अलिफ मद आ वाव रे, आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट मेक आ नॉइज, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाओ, तो इसमें आ नॉइज आएगा। नॉइज को क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रेस दिलवा रहे हैं। Himalayas are highest mountains in the world. The Himalayas are the highest mountains in the world. A black and red crow are grazing in the field. तो क्या होगा, a black and red crow is grazing, क्योंकि crow तो एक ही है, उसका कलर ब्लैक और रेड है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग अपने पूरे खानदान, अपनी बिरादरी को वफादार बना रहा है, इसीलिए हम उसे खास बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। आई हैव गॉट हेडेक, आई हैव गॉट अ हेडेक, ठीक है। हेडेक जो है उसमें आप उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। टोक्यो इज द फेमस सिटी एज लाहौर, टोक्यो इज एज फेमस सिटी एज लाहौर, ठीक है। कंपैरिजन करवाना है तो दोनों तरफ कंपैरिजन होता है। हायर वी गो कूलर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज। ही रीड्स नवाए वक्त, होना तो नवाए वक्त चाहिए था, खैर। ही रीड्स द नवाए वक्त। दिस इज न्यू, दिस इज द न्यूज टू यू, दिस इज क्या होगा, यहाँ पे आ लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज न्यूज टू यू। उसके बाद देखिए, माई फादर इज अ ऑनेस्ट मैन, गलत है, ऑनेस्ट है, अलिफ साउंड आ रहा है। माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, आई एम नॉट एट द फॉल्ट, तो यहाँ आपको दा लगाने की जरूरत ही नहीं है। फॉल्ट एक सिंपल वर्ड है, इसको आपको खास बनाने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट, ठीक है। द आयरन इज अ हार्ड मेटल, ठीक है। अब देखें, आयरन जो है वो एक आयरन एक जैसी नहीं होती, आयरन होती है डिफरेंट टाइप की, दैट्स वाइज हम खास नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या होगा, आयरन इज अ हार्ड मेटल। वन शुड डू हिज ड्यूटीज, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, हिज नहीं वंस ड्यूटीज, क्योंकि आप मुखातिब हो रहे हैं किसी वन पर्सनैलिटी से। रिच शुड नॉट हेट पुअर, तो यहाँ पे मैं दोबारा बताना चाहूंगी, द रिच शुड नॉट हेट द पुअर। यू वर इन रॉन्ग, यू वर इन द रॉन्ग आएगा। द इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, तो आप क्या होगा, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल इंग्लिश को बाद में दोबारा से द लैंग्वेज बना के उसको एक लैंग्वेज के तौर पे खास बना रहे हैं। द बोथ फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, तो यहाँ दा लगाने की जरूरत नहीं है, बोथ फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर, द पंजाबीज आर रिलीजियस बाय नेचर। ही लेफ्ट फॉर कराची डे बिफोर yesterday, the day before yesterday. A pen is mightier than a sword, a pen is mightier than a sword, तो यहाँ आ की जगह दा लगा देंगे, then the sword हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन एरर्स है, ठीक है। आपके कॉमन एरर्स है ये आज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड आर्टिकल्स के, ठीक है। और अब आप लोग देखें, इसकी एमसीक्यूज यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और टोटल इसकी जो एमसीक्यूज हैं वो हैं 73, ठीक है। कल आप लोगों की इसकी 45 एमसीक्यूज होंगी, फर्स्ट 45 एमसीक्यूज, यहीं से आप लोग पीडीएफ से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट 45 एमसीक्यूज आप लोगों की होंगी, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी थोड़ी सी एमसीक्यूज इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की बची हुई हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जी। 110 तक, सॉरी 100 तक हम कर चुके थे ये। आपने क्या करना है जी, 101 से लेके और 130 तक आपने ये एमसीक्यूज भी अच्छे से रिवाइज करनी है और इनको याद कर लेना है। कल कॉमन एरर्स पढ़ाने के बाद और उसके एमसीक्यूज देने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो ग्रामर का पोर्शन है वो वाइंड अप हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इस पोर्शन में या इस पोर्शन के हवाले से मुझसे कुछ पूछना है, कुछ समझना है, तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं।
टेस्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल का टेस्ट होगा कॉमन एरर्स फर्स्ट 4, उसकी 45 एमसीक्यूज और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस की 30 लास्ट एमसीक्यूज 101 to 130। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे कोई इंग्लिश वाला है अभी? क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट स्टार्ट करवाना है वो करवाना है एसएससी इंग्लिश का टॉपिक। तो कोई इंग्लिश वाला यहाँ मौजूद है? सना मिर्जा। चलेंगे, ठीक है सना। बाकी अगर आप लोग अब लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट कर जाएं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, एसएससी इंग्लिश से, ठीक है। ओके, चलें जी, हम अपना आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हालांकि लेक्चर तो सबको लेना चाहिए था, मैं पहले बता चुकी थी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। खैर, अब उनकी मर्जी है, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया और अपना ही नुकसान करवाएंगे, अब मैं और क्या कह सकती हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली थी लिंग्विस्टिक्स पोर्शन, लेकिन जस्ट एक ही कैंडिडेट मौजूद है यहाँ पे इंग्लिश वाला, तो मैं चाहती हूँ कि तमाम मौजूद हों तो मैं लिंग्विस्टिक्स पोर्शन जो है उसको पढ़ाऊँ। तो आज मैं आप लोगों को क्योंकि सना यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको ये लेक्चरर गाइड जो है, जो कि आज मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। आप अगर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आप इसकी मदद से बहुत कुछ कवर कर सकती हैं, ठीक है। चलें जी, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये है सॉल्व्ड ओरिजिनल एंड मॉडल पेपर्स प्लस स्क्रीनिंग टेस्ट और एमसीक्यूज इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के। कंप्लीट बुक है ये। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं हम, और इसके कंटेंट को इलेबोरेट करने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्ट करवाया तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट करवाया था और कैसे लेके चली मैं। हम लोगों ने लिटरेरी एजेस पढ़ी, लिटरेरी एजेस के अंदर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आया एज ऑफ चौसर का। उससे पहले बल्कि मैं आप लोगों को ज्यादा ब्रीफली एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज भी करवा चुकी हूँ। फिर हमने एज ऑफ चौसर की, जिसकी एमसीक्यूज और जिसका ओवरव्यू यहाँ पे मौजूद है। फिर एलिजाबेथन एज की, कैरोलाइन और रेस्टोरेशन एजेस आ गई, अगस्टन एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। हम यहाँ तक ये एजेस जो है ये करके आए हैं। उसके बाद बात करते हैं लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट की। तो रिनेसेंस जब मैंने पढ़ाई तो रिनेसेंस के अंदर जो रिनेसेंस का एक एलिमेंट था, रीबर्थ हुई थी, रीजॉइनिंग हुई थी, उसके बारे में बताया। रिफॉर्मेशन के बारे में बताया। यूनिवर्सिटी वर्ड्स को इलेबोरेट करके गए। 7 यूनिवर्सिटी वर्ड्स हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, कौन कौन से हैं, कौन कौन सा उन्होंने मेजर वर्क किया है, वो सारा हमने अच्छे से रीड आउट किया। फिर आया मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। जैसे ही मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स आया, यूनिवर्सिटी वर्ड्स का जो काम है वो क्या हो गया, कम हो गया। जबकि इन लोगों ने ब्लैंक वर्ड्स भी स्टार्ट की थी, जो आगे जाके मेटाफिजिकल्स ने डिफाइन की है, ठीक है। और जैसे ही मेटाफिजिकल्स का जो स्कूल है उसकी एक एंडिंग आई, तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड स्कूल आया पोइट्री का। पोइट्री को एनहांसमेंट मिली। न्यू क्लासिकल और ऑगस्टन स्कूल की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में, तो इन्होंने क्या किया, क्लासिसिज्म की बुनियाद रखी। क्लासिक्स जो है उन लोगों ने इलाबोरेट करने की कोशिश की क्लासिसिज्म को, मीटर को, स्कीम को, राइम को, रिजिड किस्म की थीम्स को, और इन लोगों ने अपने पैसिव वर्क जो है उसको एक्टिव वर्क बनाने की कोशिश की। द रोमांटिक मूवमेंट आई, फिर सारा क्लासिसिज्म जो है शिफ्ट हो गया टू रोमांटिसिज्म। इन लोगों ने इमेजिनेटिव पोइट्री दी, इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा आगे लेके गए। ये लोग रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते थे, ना रीजन ना लॉजिक, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन हो गया, प्योर रियलिटी हो गई, वर्ल्ड हो गया, एस्केपिसिज्म हो गई। ये बहुत ज्यादा ताल्लुक रखती थी। फिर आई हमारे पास ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, इसने रोमांटिक मूवमेंट को चेंज कर दिया। रोमांटिक मूवमेंट के बाद इन लोगों ने किसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अपने एंशियंट्स को। और एंशियंट्स को भी ऐसे ही नहीं अंधाधुंध फॉलो किया, इन्होंने ग्रीक मिथोलॉजीज जो है उसको अप्लाई करके एंशियंट को फॉलो किया।
फिर हमारे पास प्री रेफलाइट स्कूल आया पोइट्री का, और बाद में हमारे पास आई एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट हम मॉडर्न एज के अंदर अच्छे से रीड आउट करके आए हैं, अगर आपने स्लाइड्स पढ़ी हो तो ये कंटेंट बड़ा जबरदस्त है इसका। पोइट्री और उसकी मेजर फॉर्म्स के बारे में बताया गया। मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ कि पोइट्री कैसी होती है, पोइट्री में कौन कौन सी इसकी फॉर्म्स होती हैं। सोनेट है, लिरिकल बैलेड्स है, एंड समथिंग लाइक दैट। फिर ड्रामा की एक अलहदा से ड्रामा की टाइप्स भी बताई गई हैं। वो ट्रेजेडी होता है, वो कॉमेडी होता है, वो ट्रेजी कॉमेडी होता है। तो यहाँ पे ड्रामा जो है उसको भी अच्छे से इलेबोरेट किया गया। प्रोज की अगर बात की जाए, नसर वर्क, तो वो नॉवेल्स से रिलेटेड भी होता है। नॉवेल्स भी प्रोज के अंदर लिखे जाते हैं, एसेज भी प्रोज के अंदर लिखे जाते हैं, काफी सारे पैम्फलेट्स जो है वो भी प्रोज राइटिंग में होते हैं। नॉवल और इसकी मेजर फॉर्म्स, नॉवल एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। अब जो नॉवल है और उसकी मेजर फॉर्म्स है उसके बारे में बताया गया कि जो नॉवल कितने टाइप का होता है, नॉवल की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, ये इसके अंदर बुक के अंदर कंप्लीटली मौजूद है। लिटरेरी थेरीज की बात करें, जाहिर है अब हम क्रिटिसिज्म से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं, लिटरेरी थेरीज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिटरेरी थेरीज में हमारी फेमिनिज्म आ जाती है, डीकंस्ट्रक्शन है हमारी, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऑथर्स के बारे में बताया गया और कुछ अमेरिकन ऑथर्स के बारे में बताया गया। अच्छा, अमेरिकन ऑथर्स के बारे में अगर बताया जाए तो मैं आप लोगों को उसका ओवरव्यू दे के आई हूँ जब मैंने आप लोगों को बताया था द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के बारे में, बाय मोहसिन हामिद। तो जो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है बाय मोहसिन हामिद, वो भी एक क्या है जी, मेजर वर्क है ऑथर्स का, जो कि हमारे अमेरिकन ऑथर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लिखते हैं और पोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फेयरवेल टू आर्म्स। फेयरवेल टू आर्म्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी स्कारलेट लेटर्स। स्कारलेट लेटर्स मोस्ट फेमस वर्क है, उसको अगर पढ़ा जाए तो उसकी डेप्थ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है और उसको वाइडर सिग्निफिकेंस मिली है डेप्थ के हवाले से। फिर बात करते हैं रेटोरिक और प्रोसोडी की। प्रोसोडी की अगर बात की जाए तो प्रोसोडी बोला जाता है लिटरेरी टर्म्स को। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में लिटरेरी टर्म्स जो है 15 मोस्ट इंपोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स करवाई गई थी और बाकी लिटरेरी टर्म्स की वीडियो सेंड कर दी गई थी कि आप लोग उससे अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें। फिगर ऑफ स्पीच उसी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और बैकग्राउंड दिया गया है सारी की सारी एजेस का। एंग्लो सेक्सन पीरियड, अब ये क्या है जी, पहले इन लोगों ने बताया है बिल्कुल जिसे कहते हैं एक शॉर्टेस्ट वे के अंदर, लेकिन आगे जाके इन लोगों ने एडवांस्ड लेवल पे दी है सारी की सारी एजेस। इसी वजह से मैंने एजेस को पहले टच किया था, बिकॉज अगर कभी भी लेक्चरशिप की तैयारी करें तो हम लोग एजेस से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एंग्लो सेक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन एज, एज ऑफ चॉसर, फिर रिवाइवल ऑफ लर्निंग आ जाता है हमारा, फिर रिनेसेंस पीरियड आ जाता है। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पे रिनेसेंस पीरियड के अंदर डाला है जी ओरिजिन ऑफ ड्रामा, ड्रामा का ओरिजिन, उसमें मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड्स आ जाता है, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। फिर शेक्सपियर और उसके प्रेडिसेसर्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, क्रिस्टोफर मार्लो है, थॉमस किड है, ये सारा ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे उनके मेजर वर्क समेत। देखिए ये बुक फिर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए और है भी थ्योरेटिकल। फिर हमारे पास आ जाता है थॉमस किड, थॉमस नैश, जॉन लिली, जॉर्ज पिली, रॉबर्ट ग्रीन। और यहाँ पे अब बात की जाती है एलिजाबेथन ड्रामा की, तो सबसे पहले वहां पे ठहरा है विलियम शेक्सपियर, जिसने 37 प्लेज राइट किए हैं और 154 सोनेट्स राइट की हैं और अपने आप में कमाल है ये। बेन जॉनसन इसका वर्थ रिवाइवल आ जाता है। फिर उसके बाद बियॉन्ड माउंट और फ्लेचर आ जाता है, जॉन वेबस्टर है, थॉमस मिडल्टन है, फिलिप मैसेंजर है, जॉन फोर्ड, जेम्स शिरले, थॉमस डेकर काफी फेमस है। अभी एलिजाबेथन ड्रामा की बात हो रही थी, फिर बात होती है एलिजाबेथन प्रोज की, फिर ट्रांजिशनल पोइट्स की, फिर मेटाफिजिकल पोइट्स आ जाते हैं, फिर कविलियर पोइट्स और उसके बाद प्योरिटन पोइट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज जॉन मिल्टन और उसकी पैराडाइज लॉस्ट, बल्कि पैराडाइज रीगेन भी। रेस्टोरेशन पीरियड, उसका सटायर, रेस्टोरेशन कॉमेडी जिसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी बोलते हैं। फिर न्यू क्लासिकल एज आ जाती है, उसके अंदर जितने मेजर पोइट्स हैं वो सारे के सारे डाले गए हैं। एज ऑफ प्रोज एंड रीजंस आ जाती है, फिर इसके अंदर नॉवल को बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट मिली है।
फिर उसके बाद आ जाती है हमारी रोमांटिसिज्म, जिसमें इमेजिनेशन होती है सारी। हमारे पास रोमांटिक पोएट्स में क्या है जी, रोमांटिक पोएट्री में आती है प्री रोमांटिक पोएट्री या प्री रोमांटिक नॉवल। उसके बाद रियलिस्टिक पोएट्री आती है, प्री रोमांटिक पोएट्री बाद में आती है। रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है जी पहली जनरेशन से, फिर दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, और उसके बाद जो तीसरी जनरेशन है वहां जाके पीरियड एंड हो जाता है। यहाँ पे अब बात की जाए अब मॉडर्न एज की या फिर मिड 19th सेंचुरी की, तो उसमें नॉवल, पोएट्री और ड्रामा तीनों को बहुत ज्यादा एनहांसमेंट मिली है। तीनों की स्लाइड जो है मैं प्रीवियसली आप लोगों को देकर आई हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी 20th सेंचुरी की। नॉवल के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज जो है उसको भी बहुत ज्यादा एनहांसमेंट मिली थी। ड्रामा और पोएट्री ऑलरेडी यहाँ पे वर्क के अंदर मौजूद थे। अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जितने इम्पोर्टेंट अमेरिकन नॉवेलिस्ट, पोइट्स एंड ड्रामाटिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो उसकी बिगिनिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक क्रिटिसिज्म दी गई है। पहले एंशियंट से, जिसमें हमारा एरिस्टोटल आ जाता है। एरिस्टोटल से पहले उसी का टीचर प्लेटो आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्जाइनस एंड ऑल दैट। फिर हमारे पास अगर मॉडर्न्स की बात की जाए तो टी.एस. इलियट भी इसी के अंदर है, मॉडर्न्स में आता है वो। और यहाँ पे सिगमंड फ्रूड भी आ जाता है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे ये सारे जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं वो सारे का सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब यहाँ बात हो रही है लेजेंड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफली यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दी गई हैं डिफरेंट एग्जाम्स से, ठीक है। लिटरेरी टर्म्स के एमसीक्यूज हैं, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज हैं। जनरल इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इस बुक में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मौजूद हैं, मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। प्रपोजिशंस मौजूद है, ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वोकैबुलरी ए टू जेड यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, या फिर आप इसको वोकैबुलरी एनहांसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मॉडल पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 और CSS सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 1998 टू अप टू डेट, मतलब अप टू डेट पेपर्स मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी हैं। लास्ट में इसका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स मौजूद हैं, जो कि 2008, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 2020 और 21 उससे रिलेटेड है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से लेक्चररशिप के लिए इस बुक को तैयार कर लेते हैं ब्रीफली, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कुछ और तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। आपको ब्रीफली इसके बारे में इसलिए बताया है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से रीड आउट करें, पढ़ें, कोशिश करें इसको समझने की। और इसमें लिखा भी बस थोड़ा बहुत हुआ, इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ। इसमें मेजर ऑथर्स, उनके वर्क, चौसर की एज के थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट किया हुआ है। देखें, आप देख सकती हैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये जो वर्क है ये इलेबोरेट किया हुआ, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर आप लोग लेक्चरशिप के एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं। ये तो थी आज इस बुक के हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो बुक आपको सेंड की जाएगी वो आपने पढ़नी भी है, अच्छे से याद करने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। आप क्योंकि बाकी मौजूद नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूं अगर मौजूद हैं तो। चलें जी, सना ही मौजूद है सिर्फ इंग्लिश की, तो हम लोग लिंग्विस्टिक्स को रखते हैं कल के लिए, और आज के लिए हम लोग अपना एक, पिछली बार हमने नॉवेल्स किए थे, आज हमने ड्रामा करना है। और ड्रामा जो है दैट इज 5th वन, कौन सा है, वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट, ठीक है। आज आप लोगों को दोबारा से एक दफा उस वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ जिसके बारे में स्टार्ट से बताती आ रही हूँ मैं, ओके। तो आज हम करेंगे वेटिंग फॉर गॉडो, और हम उसको रीड आउट करेंगे ग्रेट सेवर्ड से। आप लोगों को इस वेबसाइट का इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे क्विज बने हुए हैं, और क्विज जब आप पूरा रीड आउट कर लेते हो तो एक बार अगर आप क्विज को पढ़ लेते हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि नॉवल जो है उसके अंदर क्या चीज है, ड्रामा जो है उसके अंदर क्या चीज है, ठीक है।
यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्ट वाइज समरी डाली हुई है। समरी ऑफ एक्ट 1 मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास समरी ऑफ एक्ट 2 मौजूद है। सबसे पहले इसकी करेक्टर लिस्ट जो है ना उसको देख लेते हैं। आसान सी इसकी करेक्टर लिस्ट है। ये हमारा एक मॉडर्न ड्रामा है जो कि डिसअलुयनमेंट को जाहिर करता है, मॉडर्न मैन की या मॉडर्न मैन के डायलेमा को जाहिर करता है, टू मतलब हैमलेट टू बी एंड नॉट टू बी। अब यहाँ बात करते हैं जी एस्ट्रागन की। एस्ट्रागन जो है इज वन ऑफ द टू प्रोटैगनिस्ट, दो प्रोटैगनिस्ट इसके अंदर, एक का नाम है व्लादिमीर और एक का नाम है एस्ट्रागन। उन दोनों में से ये एक है, ही इज अ बम एंड स्लीप्स इन अ डिच वेयर ही इज बीटन ईच नाइट। एक दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं ये दोनों। रोजाना रात को कोई आता है, इनको मार के चला जाता है, और ये वहां दरख्त के नीचे बैठ के वेट कर रहे होते हैं एक गॉडो का। इनको लगता है कि एक गॉडो, एक सेवियर आएगा और इनको बचा लेगा। He has no memory beyond what is immediately said to him. इसको याद भी नहीं रहता, इसको जो चीजें कही जाती हैं वो फौरन भूल जाता है, इसकी मेमोरी बहुत कमजोर है। And relies on Vladimir to remember for him, और ये कहता है कि व्लादिमीर याद रखे, और व्लादिमीर कहता है कि एस्ट्रागन याद रखे। एस्ट्रागन is impatient and constantly wants to leave Vladimir. तो ये जाना चाहता है व्लादिमीर को छोड़ के, बहुत इम्पेशेंट है ये और कॉन्स्टेंटली चाहता है कि उसको छोड़ के चला जाए, बट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लीविंग बाय द फैक्ट दैट ही नीड्स व्लादिमीर। लेकिन फिर ये उसको छोड़ के जाता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको व्लादिमीर की जरूरत होती है और ये उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, यानी छोड़ना चाहता भी है और छोड़ना नहीं भी चाहता। इट इज एस्ट्रागन्स आइडिया फॉर द बम्स टू पास देयर टाइम बाय हैंगिंग देमसेल्व्स। ये लोग काफी बार क्या करते हैं जी, अपने आप को दरख्त के साथ लटका के टाइम पास करने की भी कोशिश करते हैं। एंड एस्ट्रागन जो है हैज बीन कंपेयर्ड टू अ बॉडी विदाउट एन इंटेलेक्ट। एस्ट्रागन को कंपेयर किया गया, ये एक ऐसी बॉडी है जिसका दिमाग नहीं है, विच देयरफॉर नीड्स व्लादिमीर टू प्रूव द इंटेलेक्ट। और ये हमेशा कहता है कि व्लादिमीर जो है वही है और वही इंटेलेक्ट को प्रूव करने के लिए मेरा साथी है। अब अगर व्लादिमीर की बात करें तो ये दो प्रोटैगनिस्ट में से एक है, बिल्कुल एस्ट्रागन की तरह ही है, बट ही रिस्ट्रेन्स अ मेमोरी ऑफ मोस्ट इवेंट्स। लेकिन ये फिर भी इसके पास कुछ इवेंट्स की मेमोरी बची हुई है, मतलब ये भुलक्कड़ तो है पर एस्ट्रागन जितना भुलक्कड़ नहीं है। बट रिटेन्स अ मेमोरी ऑफ मोस्ट इवेंट्स, हाउएवर ही इज ऑफन अनश्योर वेदर हिज मेमोरी इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हिम। मतलब इसको लगता है कि इसको गलत याद है या फिर इसको जो याद है वो इसकी मेमोरी नहीं है। Vladimir is friend of Astragan because Astragan जो है provide him with the chance to remember past events. Astragan बार बार कुरेदता है बातों को जिसकी वजह से उसको past events जो है वो याद रहते हैं, रिमेम्बर करने की उनको कोशिश करता है। उसके बाद जी व्लादिमीर जो है इज वन, वो एक ऐसा पर्सन है हु मेक्स एस्ट्रागन वेट्स विद हिम फॉर मिस्टर गॉडोर्स इमिनेंट अराइवल थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में शुरू से लेके आखिर तक कुछ नहीं होता, सिर्फ ये दोनों बैठे हैं और एक गॉडो का वेट कर रहे हैं, वो आएगा और इन लोगों को पता नहीं अमीर बना देगा, पता नहीं क्या कर देगा, पता नहीं इनकी लाइफ चेंज कर देगा, कुछ नहीं पता, बट दे आर वेटिंग फॉर अ गॉडो from the start of the play to the end of the play. Vladimir has been compared to the intellect which provides for the body represented by Astragan. Astragan के पास है बॉडी और इसके पास है थोड़ी बहुत अक्ल। अब बात करते हैं लक्की की। लक्की इज द स्लेव ऑफ पूजो। पूजो का स्लेव है लक्की। ही इज टाइड टू पूजो विया अ रोप अराउंड हिज नेक। गर्दन से रस्सी बांध के उसको पूजो के साथ टाई किया गया है। एंड ही कैरीज पूजोज बैग, और वो पूजो के बैग उठाता है। लकी इज ओनली अलाउड टू स्पीक ट्वाइस ड्यूरिंग द एंटायर प्ले। पूरे प्ले में लकी सिर्फ 2 बार बोला है, बट हिज लॉन्ग मोनोलॉग इज फिल्ड विद इनकम्प्लीट आइडियाज। लेकिन जो वो बोला भी है ना, वो भी इनकम्प्लीट आइडियाज बोला है। ही इज साइलेंस्ड only by the other characters who fight with him to take off his hat. कैरेक्टर्स चाहते थे कि वो उसकी हैट जो है ना वो उतार दे, लेकिन वो नहीं उतारता था, तो सिर्फ और सिर्फ वो उस फाइट के दौरान बोला है। लकी अपीयर्स एज अ म्यूट इन द सेकंड एक्ट। फर्स्ट एक्ट में तो फिर भी बोला है, सेकंड एक्ट में एक म्यूट रिप्रेजेंटेटर के तौर पे वहां पे मौजूद है। अब बात की जाए अगर पूजो की,
पूजो इज द मास्टर हु रूल्स ओवर लकी। लकी के ऊपर रूल करता है पूजो। ही स्टॉप्स एंड टॉक्स टू द टू बम्स, जो कि एस्ट्रागन और व्लादिमीर उनसे बात करता है इन ऑर्डर टू हैव सम कंपनी देने के लिए उनको। इन द सेकंड एक्ट पूजो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है एंड रिक्वायर्स देयर हेल्प। वो कहता है मेरी हेल्प कर दो। ही लाइक एस्ट्रागन कैन नॉट रिमेम्बर पीपल ही हैज मेट। उसे ये चीज पसंद होती है कि एस्ट्रागन भूल जाता है लोगों को जिनसे वो मिलता है। हिज ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द एक्ट में रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो गुजरता जाता है वैसे वैसे ये एक्ट भी गुजरते जाते हैं। अ बॉय, ये 5 ही करेक्टर हैं इस ड्रामा के अंदर, और ये इतनी मोटी बुक है और इसको पढ़ के इतनी नींद आती है बहुत ज्यादा। द बॉय इज द सर्वेंट ऑफ मिस्टर गॉडो। मिस्टर गॉडो का जो है वो सर्वेंट है बॉय। ही प्लेज an identical role in both acts by coming to inform Vladimir and Estragon that Mr. Gordo will not be able to make it that night, but will surely come the next day. बॉय रोजाना आता है इनके पास मैसेंजर बन के गॉडो का, कहता है व्लादिमीर और एस्ट्रागन को गॉडो आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है गॉडो आज बिजी था नहीं आया, गॉडो कल आएगा। फिर उसके बाद कहता है गॉडो नेक्स्ट डे आएगा, बट वो नहीं आता। द बॉय नेवर रिमेम्बर्स हैविंग मेट व्लादिमीर एस्ट्रागन बिफोर। उसे ये भी नहीं पता होता कि पहले कभी उनसे मिला है या नहीं। ही हैज अ ब्रदर हु इज मेंशन्ड, जिसके बारे में मेंशन तो किया गया है बट हु नेवर अपीयर्स, जो कभी भी अपीयर नहीं हुआ। अब देखते हैं इसकी समरी। जल्दी जल्दी से इसकी समरी कर लेते हैं, वैसे इसकी समरी में भी कुछ है नहीं। द सेटिंग इज इन द इवनिंग ऑन अ कंट्री रोड विद अ सिंगल ट्री प्रेजेंट। एक कंट्री रोड है, उस पर सिर्फ एक दरख्त है। एस्ट्रागन इज ट्राइंग टू पुल ऑफ हिज बूट। एस्ट्रागन अपना बूट उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती। व्लादिमीर आता है, ग्रीट करता है एस्ट्रागन से और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे he has spent the night in a ditch where he was beaten। वो एक रात उसने गुजारी एक डिच में जहाँ पे उसको खूब मारा गया। With supreme effort, Estragon succeeded in pulling off his boot। वो अपना बूट उतार देता है। Then he look inside to it if there is anything that there, while Vladimir does the same with his hat। मतलब वो देखता है कि बूट के अंदर तो कुछ नहीं है और व्लादिमीर देखता है उसकी हैट के अंदर तो कुछ नहीं है। व्लादिमीर मेंशन करता है कि 2 थीव्स जो है ना हु वर क्रूसिफाइड नेक्स्ट टू क्राइस्ट। 2 थीव्स को तो ना क्राइस्ट के बिल्कुल नेक्स्ट में क्रूसिफाई किया जाएगा। वो एस्ट्रागन से कहता है कि इफ ही नोज द गॉस्पेल्स, क्या तुम्हें गॉस्पेल्स का पता है वो क्या होती हैं। एस्ट्रागन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है होली लैंड के मैप की, कि गॉस्पेल जो है वो एक होली लैंड है और उसका जो मैप है उसके बारे में बताता है व्लादिमीर को। वहां पे पोइट्स के बारे में वो बात करते हैं। एस्ट्रागन जो है वो बताता है टैटर्ड क्लॉथ्स, बिखरे हुए कपड़ों के बारे में। उसके बाद व्लादिमीर जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी नैरेटिव स्टोरी थीव्स की चलाने की। मतलब कोई चीज नहीं है, सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, वहां पे बैठे हैं और वेट कर रहे हैं एक गॉडो का। एस्ट्रागन फिर जाना चाहता है, व्लादिमीर कहता है उसको रुक जाओ गॉडो आ जाएगा। फिर वो ना जाते हैं ना गॉडो आता है। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रागन जो है बोर हो जाता है वेट करते करते। फिर उसके बाद वो टाइम पास के लिए अपने आप को ट्री से लटका लेता है। और क्या होता है जी, उन दोनों को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है, वो दोनों एक दूसरे को ट्री से लटका लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो बाद में सेफली जो है वो नीचे उतरते हैं, अलोन होते हैं, कोई गॉडो नहीं आता। एस्ट्रागन व्लादिमीर को कहता है कि क्या वो अभी भी वेट करें, तो व्लादिमीर कहता है हाँ बिल्कुल वो वेट करें, गॉडो आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे रात के वक्त लग रहा है डर। कोई ना कोई चीज जो है वो सुनता है और वो कहता है कि उसे इमेजिनरी नॉइजेस आते हैं कि कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और वहां पे क्या होता है जी, जो व्लादिमीर है वो एस्ट्रागन को एक कैरेट देता है कि वो एक कैरेट ईट कर ले, खा ले उसको। फिर पूजो और लकी आते हैं। पूजो जो मास्टर है, लकी जो स्लेव है। लकी के गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई है और इसने एक स्टूल, एक बास्केट, एक बैग और एक ग्रेट कोट उठाया हुआ है। पूजो जो है उसने सिर्फ एक विप उठाया हुआ है, ठीक है, जिससे वो कंट्रोल करता है लकी को। विप मतलब एक छड़ी टाइप। एस्ट्रागन इमीडिएटली कंफ्यूज कर देता है पूजो को विद गॉडो के साथ। मतलब वो कहता है पूजो जो है ना वही गॉडो है। पूजो जो है कुछ टाइम या कुछ मिनट गुजारता है लकी के अराउंड, और लकी जो है कम्प्लीटली साइलेंट है और अपनी मशीन की तरह अपने मास्टर की बातें मान रहा है। अब क्या होता है जी,
पूजो जो है सॉरी लकी जो है वो स्टूल को नीचे डाल देता है, रख देता है, बास्केट फूड की ओपन करता है, चिकन निकालता है उसके अंदर से। पूजो जो है वो चिकन ईट करता है और बोन्स बाहर फेंक देता है। लकी जो है वो स्टैंड करता है बिल्कुल एक स्टूप पोस्चर में मतलब बिल्कुल सीधा, बैग होल्ड किए हुए होता है उसने, हर कमांड को मान रहा होता है अपने मास्टर की। एस्ट्रागन व्लादिमीर जो होते हैं वो इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं लकी को, जो उनको ना इंट्रीग कर रहा होता है, मतलब उनको ना एक एहसास दिला रहा होता है कि ये बंदा है क्या चीज, ये इतना रोबोट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वो कहता है, उससे पूछता है कि तुम अपने बैग्स नीचे क्यों नहीं रखते कभी भी। पूजो जो है वो उन्हें नहीं बताता। एस्ट्रागन जो है वो कहता है कि जो चिकन बोन्स है, मतलब एस्ट्रागन प्रोसीड करता है टू आस्क इफ ही कैन हैव चिकन बोन्स दैट पूजो हैज बीन थ्रोइंग अवे, जो पूजो ने फेंक दी थी, वो क्या तुम्हारे पास चिकन बोन है। पूजो जो है उसे कहता है कि जो लकी है वो मुझसे बिलोंग करता है, इसीलिए अगर लकी से कोई बात पूछनी है तो उसका रिप्लाई मैं करूंगा। उसके बाद क्या होता है जी, एंटायर टाइम लकी जो होता है वो बिल्कुल खामोश रहता है, अफ्रेड होता है, बिल्कुल पता नहीं उसको किस चीज का खतरा होता है, जबकि पूजो जो होता है वो बात कर रहा होता है एस्ट्रागन और व्लादिमीर से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारा जो एक्ट है, ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट 60 ईयर तक जो पूजो है उसका सर्वेंट रहेगा लकी, और जो व्लादिमीर है वो कहता है कि जो लकी है वो तो बिल्कुल एक फेथफुल सर्वेंट साबित हो रहा है। पूजो एक्सप्लेन करता है कि वो कंट्रोल करता है लकी को और उसको खाने के लिए भी देता है, और जो व्लादिमीर है वो बड़ा अपील हो जाता है, मतलब वो उसको खाने के लिए भी देता है, और ये बड़ा गुड मास्टर है, बड़ा अच्छा मास्टर है, ठीक है। अब क्या होता है जी, वो लोग बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, उनकी थोड़ी बहुत इंगेजमेंट होती है, मतलब बातें वगैरह कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो वो होता है पूजो वो लकी को बोलता है डांस करने के लिए, तो लकी जो होता है वो डांस करता है। वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है एस्ट्रागन और व्लादिमीर को, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं कर पाता उनको। अब उसके बाद क्या होता है जी, मतलब एंडिंग अगर इसकी बात की जाए तो वो जो मैन दोनों के दोनों अपनी जो एफर्ट है वो लगा के, लकी जो होता है वो सो जाता है, जब उसको वेकअप उठाने की कोशिश करते हैं, जब वो उठता है तो भी कोई गॉडो वगैरह नहीं आता, पूजो जो है वो चला जाता है, लकी जो है वो चला जाता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो होता है अपनी सीट पे बैठ जाता है, और वो कंटिन्यू करता है कि हम वेट करेंगे गॉडो का, और गॉडो जरूर आएगा। एक यंग बॉय भागता हुआ आता है और वो कहता है कि मुझे मिस्टर गॉडो ने भेजा है, ठीक है। तो एस्ट्रागन जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि हम कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं और गॉडो नहीं आया। तो बॉय कहता है कि गॉडो जो है वो आप लोगों से जैसे ही उसे फुर्सत मिलेगी वो कल मिलने के लिए आएगा। बॉय को भेजा गया है मिस्टर गॉडो की तरफ से कि आप दोनों को देख के आओ। बोथ एस्ट्रागन और व्लादिमीर जो है वो डिस्कस करते हैं फिर अपने पास्ट इवेंट्स को, और फिर डिसाइड करते हैं कि वो रात को तो यहाँ से उठ के चले ही जाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों अपनी सीट से मूव नहीं करते और दोनों के दोनों ही उठ के नहीं जाते। एक्ट 2 स्टार्ट होता है इस प्ले का। एक्ट 2 के बारे में मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रागन और व्लादिमीर जो होते हैं दोनों स्टूपिड हरकतें करते हैं। स्टूपिड हरकतें किस तरह करता है, कभी किसी का बूट गुम हो जाता है, कभी किसी की हैट गुम हो जाती है, कभी कोई कहता है कि मेरे सॉक्स का कलर ब्लू था, दूसरा कहता है नहीं तुम्हारी सॉक्स का कलर तो ब्राउन था। तो इस तरीके से वो अपना टाइम जो है पास करते हैं। फिर उन्हें रात को दोबारा इमेजिनरी वॉइसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्टिल वेट कर रहे होते हैं गॉडो का, रेस्टलेस हो चुके होते हैं। अब उन लोगों ने फैसला किया होता है कि हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, गॉडो तो नहीं आता। लेकिन फिर उसके बाद वो एक दूसरे को रोक लेते हैं कि गॉडो जरूर आएगा, और गॉडो क्या है ये मैं आपको बताती हूँ क्या है, और वो आएगा और वो क्या करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस एक्ट को एंड करने की जल्दी से कोशिश करती हूँ ताकि आपको मैं इसका एनालिसिस बता सकूं। ये दोनों वेट करते रहते हैं, डिस्कशन इनकी होती रहती है, रात को 2 बंदे आते हैं, इनको मार के चले जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। सुबह दोनों को याद नहीं होता कि कौन आया था और किसने इनको किस तरीके से मारा है। लकी और पूजो दोबारा एंटर होते हैं। अब पूजो जो होता है वो ब्लाइंड होता है, लकी जो होता है वो म्यूट होता है। वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। व्लादिमीर उनको देख के ओवर जो हो जाता है। एस्ट्रागन जो होता है वो तो मतलब बहुत ज्यादा फेंट होता है, वो कहता है कि गॉडो ने नहीं आना, हम सिर्फ बैठे हुए उसका वेट कर रहे हैं, गॉडो नहीं आ सकता। खैर उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी इस स्टोरी को, क्योंकि ये सारी की सारी अगर मैं अपने लिहाज से देखूँ तो ये बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी है, इसमें कोई भी उतार या चढ़ाव मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में भी अगर देखा जाए तो दोनों बम्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लीव कर देंगे, लेकिन वो नहीं जाते, फिर भी वेट कर रहे होते हैं गॉडो का। ट्री की तरफ देखते हैं वो, जहाँ पे वो अपने आप को हैंग करने की कोशिश करते हैं और झूले भी लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम लोग दोबारा से वेट करेंगे गॉडो का। एस्ट्रागन जो होता है वो अपनी ट्राउजर जो है पहले उतार चुका होता है, उसके नीचे शॉर्ट्स उसने पहने हुए होते हैं, और बाद में वो अपनी ट्राउजर्स पहन लेता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं लीव करने का, बट अगेन डू नॉट मूव, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करते, वहीं बैठे के बैठे रह जाते हैं। प्ले जैसा स्टार्ट हुआ वैसा ही एंड हुआ।
स्टार्ट में बैठे गॉडो का वेट कर रहे थे, एंड में भी गॉडो का वेट करते रहे। अब ये जो थीम है सैमुअल बेकेट की, ये इसने लिखी है अब्सर्डिज्म के ऊपर, कि लोगों के पास मॉडर्न एज में करने को कुछ नहीं है, वो सिर्फ अब्सर्डिटीज एंड फुलीज करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। इस दौर के अंदर डिसअलुयनमेंट इतनी ज्यादा है कि आप किसी भी हवाले से कुछ भी कर लें, आप बिल्कुल भी कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी नहीं करते। अगर आप लोग मॉडर्न एज की बाकी वर्क को उठाकर देख लें, मैं बात करती हूँ द सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी एस इलियट की, तो वहां पे वो अपनी लवर को प्रपोज तक नहीं कर सकता। टी एस इलियट के वेस्टलैंड की अगर बात करें तो वो फर्टाइल है। अगर वहां पे बात करें तो बैरननेस की, तो देखा जाएगा कि किस कदर वहां उन लोगों ने डिसइल्यूजनमेंट को भरा हुआ है। मॉडर्न मैन डायलेमा का शिकार है, और उसके जो डायलेमा से रिलेटेड वर्क हैं वो सारे के सारे हमें मॉडर्न एज के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस नॉवल को, सॉरी इस ड्रामा को, जिसका नाम वेटिंग फॉर गॉडो है, इसमें गॉडो जो है उसको सुपर नेचुरल एलिमेंट या गॉड से रिलेटेड कंसेप्ट भी दिखाया गया है, कि इंसान मेहनत करने के बजाय हमेशा किसी सुपर नेचुरल पावर या गॉड का वेट करता रहता है कि कोई गॉड या सुपर नेचुरल पावर आए और आकर मेरी हेल्प कर दे, और जब मेरी हेल्प हो तो मैं बुलंदियां छू जाऊं कामयाबी की। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इंसान को करनी पड़ती है मेहनत, और मेहनत करने के बाद उसको इस एग्जेंशियलिज्म से निकलना पड़ता है, जिसके अंदर नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं। अगर आप बिना मेहनत के चाहते हो आपको कुछ मिल जाए, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हर सूरत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने कुछ हासिल करना है तो। आई होप आपको इस ड्रामा के बारे में समझ आ गया होगा, है ना? अगर इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो मैं वेट कर रही हूँ। अदरवाइज कल का जो आपका टेस्ट होगा वो इस ड्रामा का होगा, और बुक से आपको मैं टेस्ट जो है वो लगा देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको कल का टेस्ट जो है वो ग्रुप में बता दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।